हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म डिफेंस वाला पर, जहां पर आप लोगों के एनडीए का सपना जो है साकार करने के लिए सभी पीडब्ल्यू टीम के बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों के साथ निरंतर प्रयास कर रही है, सो दैट आप लोग इस देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए उन ऑफिसर्स का दर्जा हासिल कर सकें जो कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए फंक्शंस चैप्टर का पूरा ब्यौरा, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि फंक्शंस के अंदर किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पर आपको फोकस करना है, किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं और उनको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। साथ ही यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि फंक्शंस में किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनको भी सॉल्व करेंगे एकदम धुआंधार तरीके से। तो चलिए बिल्कुल ज्यादा देर ना लगाते हुए आज हम बात करेंगे फंक्शंस का। मैं प्रीवियस सेशंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि हम लोगों ने इस अलजेब्रा वाले पार्ट की शुरुआत करी थी सबसे पहले कहां से, सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी को करने के बाद हम लोग शुरुआत हुए कहां पर, हम लोगों ने रिलेशंस को समझा और अब हम लोग रिलेशंस को एक अलग आयाम में ले जाने वाले हैं, जहां पर हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ए टू जेड चीजें मैं बताऊंगा जो कि एनडीए एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पूछे जाते हैं, जिस लेवल पर पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चले बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल देर नहीं करेंगे। सभी बच्चा लोगों का बहुत सारा प्यार यहां पर इस सेशन को मिलता रहना चाहिए और आप लोगों को जो भी डाउट रहे वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं यहां पर जितना हो सकेगा आप लोगों को वहां पर डील करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के फंक्शन चैप्टर का। तो देखते हैं ओवरव्यू क्या रहेगा हमारा, कि हम लोग किस पाथ में चलते हुए यहां पर पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन, डोमेन और रेंज क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि फंक्शन क्या होता है, देन फंक्शन का डोमेन और रेंज किन किन हालातों पर डिपेंड करता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद बेटा इनवर्स फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन फंक्शन, यही सारी चीजें जो रहती है वो फंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपका ये सारा पार्ट बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर है तो कोई क्वेश्चन आपको रोक नहीं सकता, कोई क्वेश्चन नहीं रोकेगा अगर आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। मैं यहां पर इस पूरे सेशन के अंदर फंक्शंस के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ थ्योरी में डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद एज यूजुअल क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना। तो चलें शुरुआत करें। सर सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बताएं। चलिए फंक्शन के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो देखिए फंक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि उसको रिलेशन से फर्क बता दें कि कब वो रिलेशन नहीं है। वैसे तो हर तरह की कार्टेशियन मैपिंग अगर आप लोग करते हैं, दो सेट्स की मैपिंग, वो सब रिलेशन है, लेकिन कुछ खास तरीके के रिलेशन यानी संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें फंक्शन यानी फलन कहा जाता है। तो वो कौन से खास तरीके हैं, वो कौन सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात है जो एक फंक्शन और रिलेशन के बीच में अंतर पैदा करता है, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपका काम यहां पर बन जाएगा और आप सुपर डुपर हिट तरीके से फंक्शंस को पहचान पाएंगे और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन और रिलेशन में बेटा जो डिफरेंस होता है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन के अंदर रिलेशन के बारे में बात किया था, तो रिलेशन में हमने बोला था कि किसी भी सेट ए किसी भी सेट बी से मैपिंग अगर करेंगे तो उसका जो सबसेट होगा वो सबसेट क्या होगा सर, रिलेशन होगा। अब इस रिलेशन को बनाने के लिए हम कुछ डिफाइंड रूल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? डिफाइंड रूल्स लेते हैं। जो रूल्स हमें पहले से दिए जाते हैं हम लोग वो रूल्स यहां पर लेते हैं एंड देन उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग रिलेशन बनाते हैं। लेकिन फंक्शन में भी ऐसा ही कुछ करते हैं, इसमें भी सर एक डिफाइंड रूल होता है, उस डिफाइंड रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग फंक्शन के एलिमेंट्स को मैप करते हैं। तो सर मेजर अंतर क्या है? मेजर अंतर बेटा ये दोनों है। इन दोनों में से एक बेचारा रिलेशन रह गया और एक बेचारा रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी बन जाता है। तो कैसे समझना है, क्या अंतर है, जरूर मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो मैं अगर इन मैपिंग्स को लिखने की कोशिश करूं आप लोगों के सामने, है ना, मैपिंग्स को लिखने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर 1 के साथ 1 की मैपिंग हो रही है, 1 के साथ 2 की मैपिंग भी हो रही है, 2 के साथ 3 की मैपिंग हो रही है, 2 के साथ 4 की भी मैपिंग हो रही है। आप लोगों को दिख रहा है ना, दिख रहा ही होगा। और क्या सर 3 के साथ 2 की मैपिंग हो रही है, 4 के साथ 3 की मैपिंग हो रही है, ये सभी मैपिंग हो रही है। तो ये जो सेट हम लोगों ने बनाया इसको सर हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं। हाँ बेटा रिलेशन बोल सकते हैं। तो ये भी रिलेशन होगा। रिलेशन होगा तो कैसे होगा देखना बेटा,
यहां पर 1 की मैपिंग 2 से हो रही है, 2 की मैपिंग 4 से हो रही है, 3 की मैपिंग 1 से हो रही है और 4 की मैपिंग जो है 3 से हो रही है, तो ये भी सर एक रिलेशन होगा, ये भी एक रिलेशन होगा। लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस आप लोग देखोगे, मेजर डिफरेंस कौन सा सर? मैंने आप लोगों को एक मशीन के बारे में बताया था बेटा, ठीक है, एक मशीन के बारे में बताया था, और वो मशीन मैंने बताया था कि फंक्शन हो या रिलेशन हो, सर फंक्शन हो या रिलेशन हो, फंक्शन हो या रिलेशन हो, इस मशीन में आप लोग यहां से आलू डालोगे, क्या डालोगे बेटा? आलू डालोगे, तो यहां से क्या निकलेगा सर? यहां से सोना निकलेगा, एक बच्चे ने मुझे बोला था, है ना, क्या निकलेगा सर? यहां से सोना निकलेगा, ऐसे करके मैंने बताया था। ये मशीन को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग रिलेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग सर क्या बोल सकते हैं? फंक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों दोनों चीजें हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। लेकिन जब हम लोग सर यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे होंगे, तो यहां से जो चीज प्रोडक्ट हमारे पास बनकर निकलेगी, जो प्रोडक्ट बनकर निकलेगी, यही तय करेगी कि ये रिलेशन है या फंक्शन है। कैसे सर? सपोज करो, जैसे मैं यहां पर आप लोगों को बोलता हूं कि आपने यहां पर 1 डाला, आपने यहां पर 1 डाला, तो अगर ये रिलेशन है तो बेटा इसमें से पॉसिबली आप देखो 1 डालने पर 1 आ रहा है और 1 डालने पर 2 आ रहा है, यानी सर यहां से 1 भी आ सकता है 1 डालने पर और 2 भी आ सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मैं 1 डालता हूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इज 1 एंड दैट इज 2। दोनों आ सकते हैं सर, दोनों आ सकते हैं, लेकिन ये रिलेशन में पॉसिबल है। फंक्शन में बोलता है कि सर अगर हमने एक चीज डाली तो एक ही चीज बाहर आनी चाहिए, 2 कैसे आ जाएगी, 3 कैसे आ जाएगी, 4 कैसे आ जाएगी? नहीं आएगी। फंक्शन में कहता है कि अगर हमने 1 डाला है तो सर ये 1 नहीं आना चाहिए था, फंक्शन के हिसाब से 1 के लिए सिर्फ 2 आना चाहिए था, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बाहर आएगा। अगर आप एक वैल्यू डालोगे तो एक ही वैल्यू रिजल्ट आएगी। इसे और आसान शब्दों में जरा समझने की कोशिश करें। जैसे बच्चा आप लोग जानते हो बेसिक फंक्शंस की डेफिनेशन, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे तो जानते हो कि सर एफ एक्स बराबर हम लोग एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, दिस इज अ फंक्शन ना, दिस इज अ फंक्शन, है ना, इसे जानते हो ना कि ये फंक्शन कहा जाता है इसको। तो बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि सर अगर मैं फंक्शन के अंदर 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर जिंदगी में हमेशा सर 1 ही आएगा, यानी अगर मैं 1 डालूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, कोई और वैल्यू नहीं आएगी। 1 डालने पर सर आंसर 1 ही आएगा, यानी एक वैल्यू से एक ही आंसर आता है सर, एक वैल्यू से एक ही आंसर आता है। और अगर मैंने यहां पर बेटा -1 डाला तो भी सर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी सर एक वैल्यू एक आंसर, एक वैल्यू एक आंसर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेशन को फंक्शन से डिफरेंट बनाता है। तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये जो मैपिंग हमने बनाया ये रिलेशन है या फिर फंक्शन है? आप बोलोगे सर ये रिलेशन भी है, और आप इसे बोलोगे कि सर ये फंक्शन भी है। ऐसा कैसे सर? क्योंकि हर एक वैल्यू पर देखो बेटा, 1 डालने पर आपका आंसर 2 आया और कोई आंसर नहीं आया, आपका 2 डालने पर आंसर 4 आया और कोई आंसर नहीं आया, 3 डालने पर आंसर 1 आया और कोई आंसर नहीं आया, और 4 डालने पर आंसर 3 आया और कोई आंसर नहीं आया। इसका मतलब एक बार वैल्यू को यूज किया तो उससे सर एक ही आंसर आ रहा है। ऑन द करोलरी दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये वाली जो मैपिंग है इसे मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा बेटा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो क्या ये सर रिलेशन है? हाँ बेटा ये रिलेशन जरूर है, ये रिलेशन है। सर ये फंक्शन क्यों नहीं है? मेरी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, कौन सा? कि एक वैल्यू सर एक आंसर आना चाहिए था, है ना। मैं आपको दिखाऊं कहां गड़बड़ हो रहा है। ये देखो बेटा, आपने 1 डाला तो आप कहोगे सर आंसर 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। सर एक वैल्यू 2 आंसर, एक वैल्यू 2 आंसर, सर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की मेजर जो सबसे पहली डेफिनेशन है रिलेशन से डिफरेंशिएट करने के लिए वो ये कि सर 1 वैल्यू 1 आंसर। बात समझ में आ गई? मेजर डिफरेंस समझ में आ गया? कल को अगर मैं किसी क्वेश्चन में रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस पूछूं तो आप लोगों को मालूम रहेगा ना अब कि सर रिलेशन में एक वैल्यू से कितने भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन फंक्शन में एक वैल्यू से सर एक ही आंसर आएगा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा। ये रिलेशन और फंक्शन के बीच में मेजर डिफरेंस है। ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई हमारे यहां तक। अब बेटा इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना कुछ पॉइंट नोट कर लो बेटा, कुछ पॉइंट नोट कर लो।
जैसे जैसे मैं यहां पर इस पूरे पार्ट को मैं एक बार और एक नया पेज बना लेता हूं एंड देन उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं कि मैं इसमें और क्या चीज आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं जो आपको अभी अभी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? 2 मिनट देंगे? सांस ले लूं? ले लेते हैं, ठीक है सर, ले लो, सांस भी ले लो आप। चलो यहां ध्यान से देखें बेटा, यहां आपको यह डिफरेंस समझना है कि सर जब मैं यहां पर किसी भी फंक्शन में, सपोज करो ये तो रिलेशन है, मैं यहां पर बात नहीं करता हूं, ठीक है, वैसे दोनों में ये एप्लीकेबल होता है, दोनों में एप्लीकेबल होता है, मैं यहां की बात करता हूं तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आसान होगा कि सर ये जो फंक्शन है इसको मैं एफ फंक्शन से डिनोट करता हूं, एफ फंक्शन से डिनोट करता हूं और मैं बोलता हूं कि सर जब मैंने फंक्शन के अंदर 1 डाला, जब मैंने फंक्शन के अंदर 1 डाला तो यहां पर आंसर कितना आया सर? 2 आया। ऐसा ये वेन डायग्राम बता रहा है हमें, ठीक है, ऐसा ये डायग्राम हमें बता रहा है। अब ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है दैट इज नॉट माय कंसर्न, अभी के लिए एफ में 1 डाला तो सर आंसर 2 आ रहा है। अब इसमें समझने वाली चीज जो है, जो आपको याद होनी चाहिए, पक्का पता होनी चाहिए ये, कि जब आप जो वैल्यू डालते हो ना बेटा, जो वैल्यू आप डालते हो, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बेटा प्री इमेज। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? प्री इमेज बोलते हैं। और जो वैल्यू आपके पास आती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इमेज बोलते हैं। यानी कि सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं f के अंदर 2 डालता हूं तो 2 से मेरे पास 4 आता है, तो अब ये जो 2 लिखा हुआ है ये 2 मेरा प्री इमेज कहलाएगा? हाँ बेटा, ये 2 मेरा प्री इमेज कहलाएगा। किसका सर? 4 का। और 4 जो होगा ये इमेज कहलाएगा किसका? 2 का, है ना? तो अगर मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन के अंदर एक सीधा सीधा सवाल पूछूं कि मुझे बताइए कि इमेज ऑफ 3 क्या है सर? इमेज ऑफ 3, इमेज ऑफ 3 यानी 3 का सर इमेज कौन है? 3 का इमेज सर 1 है, 3 का इमेज 1 है। और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताइए बेटा प्री इमेज ऑफ 1 कौन है? तो आप बोलोगे सर 1 किसकी वजह से आंसर आया? 3 की वजह से, तो प्री इमेज 1 का 3 हो जाता है। समझ में आ गई बात, है ना? बात समझ में आ गई कि सर इमेज और प्री इमेज एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जब मैं आगे के और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, तब मैं इनके बारे में और चीजें, इन शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहा हूँगा। तो अभी के लिए सर ये बात समझ में आ जाती है कि इमेज और प्री इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट केस में हम लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो पहला वाला सेट होता है, अगर इसका नाम हम लोगों ने रख दिया A, ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने रख दिया B, और ये जो हमारे पास मैपिंग हो रही है, इस मैपिंग में ये वाला जो सेट पूरा बना हुआ है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। ये मैंने रिलेशंस में भी बताया था। और ये जो पूरा सेट आपके पास आ रहा है बच्चे, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसमें कोई खास ऐसा डिफरेंस नहीं है रिलेशन और फंक्शन के बीच में कि सर पहले वाले सेट को डोमेन बोलेंगे और दूसरे वाले सेट को कोडोमेन बोलेंगे। जो भी डोमेन होगा उस पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, रियल वैल्यूड पर डिफाइन होना चाहिए अगर वो रियल वैल्यूड फंक्शन है तो, और अगर वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर पे वैल्यूड डिफिनेशन दे रखा है तो वो दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन इन जनरल आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना? ये बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल डनाडन, डन डनाडन। चले आगे चल, यहां तक सर बात समझ में आ जाती है। तो अब हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहां पर लेने को मिलेगा, तो आप लोग थोड़ा सा फोकस करें मेरे साथ। जैसे यहां पर बेटा मैंने बोला कि सर ये कोई f1 फंक्शन है, यहां पर मैंने बोला कि सर ये कोई f2 फंक्शन है, इसे मैंने बोला कि सर ये कोई f3 फंक्शन है, और ये जो है ये सर मेरे पास कोई f4 फंक्शन है। हमने 4 फंक्शंस को इस तरीके से डिफाइन किया। हमने कहा सर ये सेट A से लेके सेट B को मैपिंग कर रहा है, ये भी सेट A से सेट B को मैप कर रहा है, ये भी सेट A को सेट B से मैप कर रहा है, ये भी सर सेट A से सेट B को मैप कर रहा है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लेते हैं ऐसा कुछ। अब आप नोट करेंगे कि सर इस फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर हमें यह बताया जा रहा है कि सर 1 डालने पर 1 आ रहा है, 3 डालने पर भी 1 आ रहा है, 2 डालने पर 2 आ रहा है, और 4 डालने पर भी 2 आ रहा है ना? ये वैल्यूज आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आप बोलेंगे कि सर 1 डालने पर आ रहा है, 2 डालने पर भी आंसर आ रहा है, 3 डालने पर भी आ रहा है, और 4 डालने पर भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास जो डोमेन है वो कितना है सर? डोमेन हमारे पास 1, 2, 3 और 4 ये चारों हैं सर। अच्छा,
सर 1 डालने पर आंसर कितना आया? आप बोलोगे सर 1 डालने पर आंसर 1 आया, 2 डालने पर आंसर 2 आया, 3 डालने पर आंसर 1 आया और 4 डालने पर आंसर 2 आया। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा रेंज कितना हो जाता है? सर रेंज हमारा जो वैल्यूज आ रही हैं वो सिर्फ 1 और 2 ही आ रही है, तो ये मेरा रेंज हो जाएगा। फिर हमने कहा सर जो सेकंड सेट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर उसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरा बच्चा? सेकंड वाला सेट जो होता है उसको पूरा पूरा आप लोग कोडोमेन बोलोगे। याद क्या रखना है सर इसमें? मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ये कि हमेशा जानते हैं कि सर रेंज जो होता है, जो अपना रेंज होता है ना मेरे दोस्त, रेंज हमेशा सबसेट होता है बेटा किसका? कोडोमेन का सबसेट होता है। ये याद रखेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए या फिर उसका सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट हो। तो इस केस में सर देखो रेंज और कोडोमेन बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर है ना? इस केस में, शायद किसी और केस में ना हो। जैसे यहां अगला एग्जांपल देख लीजिए। अगले एग्जांपल में आप देखेंगे कि सर 1 डाला तो भी आंसर आया, 2 डाला तो भी आंसर आया, 3 डाला तो भी आंसर आया, 4 डाला तो भी आंसर आया। इसका मतलब सर मेरा जो डोमेन वाला सेट होगा, ठीक है, जो मेरा डोमेन होगा वो सर 1 2 3 4 चारों वैल्यूज होंगी। ठीक है, चारों वैल्यूज होंगी। फिर मैं बोलूंगा कि सर 1 डाला तो हमारे पास 2 आया, 2 डाला तो 2 आया, 3 डाला तो 3 आया, 4 डाला तो भी 3 आया। यानी सर जो हमारा रेंज होना चाहिए ना इस कंडीशन में, यानी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आई? सर एक तो 2 आई और एक सिर्फ 3 आई, यही दोनों वैल्यूज आई। लेकिन मेरे दोस्त, लेकिन हमने कहा था सर जो दूसरे वाला सेट होता है वो कंप्लीटली क्या बोला जाता है? दैट इज कोडोमेन बोला जाता है। इस केस में आप लोग देख सकते हो कि रेंज जो है वो कोडोमेन से छोटा सेट है, यानी उसका वो एक सबसेट है। यहां ये बराबर सेट नहीं आ रहा है ना? तो आप लोग पहले ही इतने स्मार्ट बच्चे हो कि आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि सर आगे के डोमेन कोडोमेन रेंज आप लोगों ने चुटकियों में बना लिए होंगे। लेकिन अगला बेटा जो कैच है ना, वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैच कौन सा? क्रिकेट वाला? समझ लो बेटा वैसा ही कुछ जो हारते हुए मैच को जिता दे, ऐसा कैच अगर आप लोग पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं कि वो कैच कैसे पकड़ना है। सर इसके अंदर नोट करने वाली बात कौन सी थी कि सर 1 डाला तो आंसर 1 आया, 2 डाला तो आंसर 2 आया, 3 डाला तो आंसर 3 आया। यानी सर हमारे पास 1 2 3 ये तीनों पर तो आंसर आ रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर 4 डाला तो यहां पर किसके साथ मैपिंग हुई? 4 की मैपिंग तो किसी के साथ नहीं हो रही है। नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है। यानी सर डोमेन के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल जाता है, एक एलिमेंट ऐसा मिलता है डोमेन के अंदर जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है, जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है मेरे दोस्त। तो हम क्या बोलें? तब हम बोलेंगे सर दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। अगर डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट खाली रह जाए, अगर डोमेन के अंदर एक भी एलिमेंट विदाउट मैपिंग रह जाए, तो बेटा ये लिखना, क्या लिखना? नॉट अ फंक्शन। क्योंकि सर डोमेन के अंदर हमें हर एक एलिमेंट का आंसर मांगता है, नहीं मिल रहा है तो सर वो फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है। डोमेन का हर एक एलिमेंट फंक्शन में मैपिंग करना चाहिए। अगर वो मैपिंग नहीं कर रहा है तो वी विल से दैट इट इज नॉट अ फंक्शन। याद रखेंगे? तो ये कैच है बेटा, ये कैच आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे वाले केस में चलते हैं। सर 1 से 2, 2 से 1, 3 से 4 आ रहा है। इसका मतलब सर इस बार मेरा डोमेन कितना हो जाएगा? सर इस बार मेरा डोमेन सभी का आ रहा है तो 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट हम लोग यहां से बात करें कि सर रेंज कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 आ रहा है आंसर, 2 आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है, तो 1 2 4 आ रहा है, तो ये बच्चा मेरा रेंज हो जाएगा, है ना सर? ये मेरा रेंज हो जाएगा, दैट इज 1 2 4 हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें सर मेरा कोडोमेन क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे वाला सेट जो होता है वो मेरा कोडोमेन होता है। यानी यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब के सब कोडोमेन में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने डोमेन, रेंज और कोडोमेन को ग्राफिकली ना सही, लेकिन अभी एक मेजर चीज को आपने समझ लिया है कि सर कहां पर डोमेन कैसे डिफाइन होगा, रेंज कैसे डिफाइन होगा, कोडोमेन क्या होता है, और किस केस में सर ऐसा हो सकता है कि फंक्शन ही डिफाइन ना हो, फंक्शन ही ना बने, है ना? डन है बेटा? यहां तक बात समझ में आ गई है ना? बढ़िया, चलें आगे, यहां से चलते हैं आगे। ठीक है
सर उसके बाद अगर हम लोग चलते हैं तो डोमेन, रेंज एंड ग्राफ की बात को थोड़ा सा प्यार से समझना मेरे साथ, थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज जो है मैं आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा। जैसे जैसे आप लोग कहेंगे कि सर डोमेन के लिए, ये बात आप लोग ना नोट लगा लो बच्चे, यहां पर नोट लगा लो। मैं एक बड़ा सा ऐसे करके ये लिख देता हूं, तो इस चीज को आप लोग नोट लगा लो कि ये काम की चीज बताने वाले हैं सर जी। ये क्या हो रहा है ना जी, ठीक। नोट क्या है सर? डोमेन जो होता है बेटा, एक्स जो होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, जो एक्स होता है वो ऑलवेज बेटा डोमेन से बिलोंग करता है। यानी आप जब भी किसी फंक्शन में एक्स डालते हो तो वो डोमेन से बिलोंग करता है। और वाई जो होता है वो सर हमेशा मेरे रेंज से बिलोंग करता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। एक्स जो होता है वो सर डोमेन से बिलोंग करता है और वाई जो होता है वो रेंज से बिलोंग करता है। तो इस चीज को ग्राफिकली अगर हम लोग समझना चाहें तो हम लोग कुछ इसे ऐसे समझेंगे। कैसे? कि सर ये देखो, इस वाले ग्राफ में ये y, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है ना। तो आप लोग इसे नोट करो। आप ये कहोगे कि सर अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो इस ग्राफ की वैल्यू x एक्सिस पे सर कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक जा रही है। सर इसकी मिनिमम वैल्यू अगर देखें तो इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहां तक है सर? माइनस इंफिनिटी तक है। यानी इस ग्राफ का जो डोमेन है वो डोमेन आप देखकर बता सकते हो कि सर एक्स एक्सिस में ये माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक ये ग्राफ ड्रॉ हो रखा है। यानी मैं यहां पर डोमेन देखकर कैसे बता सकता हूं? मैं बता सकता हूं माइनस के इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक डोमेन बता सकता हूं। फिर सर बात आती है रेंज की। सर रेंज देखोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस पे कहां तक जा रही है सर? इंफिनिटी तक जा रही है। सर मिनिमम वैल्यू वाई एक्सिस पे कहां तक जा रही है? आप कहोगे सर माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। यानी सर इसका रेंज कितना हो गया? सर इसका रेंज जो है वो भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गया, है ना। बात समझ में आ गई? अब इसमें कोडोमेन आपको बताया नहीं गया तो आप अपने मन से कोडोमेन लिख नहीं सकते, लेकिन इन जनरल सर हमें रेंज पता है कि रेंज हमारे पास ये है, तो आप कोडोमेन को पूरा रियल नंबर लाइन बता सकते हैं, क्योंकि अब इससे बड़ा सेट रियल नंबर लाइन है, इसके इक्वली ही होता है ना। डन है यहां तक? बात समझ में आ गई? चले आगे देखते हैं सर। इस वाले ग्राफ में देखिए सर, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो आप कहोगे कि सर इस एक्स एक्सिस को जब मैं आगे 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 ऐसे बढ़ाता रहूंगा तो इनफिनिटली जब ये ऊपर तक जाता रहेगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगी सर? इसकी मैक्सिमम वैल्यू पक्का इन्फिनिटी तक आ रही होगी, ऐसे करके ऊपर कभी ना कभी तो जिंदगी में वो टच करेगा ना, कभी ना कभी तो करेगा। यानी सर ये ग्राफ जो है ये इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो सिमिलरली बेटा ये भी माइनस के इंफिनिटी तक फैला हुआ है, इसी तरीके से ऊपर तक जाएगा तो माइनस इंफिनिटी तक फैल जाएगा। तो इस ग्राफ का डोमेन क्या हो जाएगा सर? इस ग्राफ का डोमेन हो जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, अब असली खेल देखें बेटा। सर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो y कहां तक पहुंच रही है सर? इंफिनिटी तक पहुंच रही है। और इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू सर 0 तक पहुंच रही है। कहां तक पहुंच रही है बेटा? 0 तक पहुंच रही है। यानी सर इस ग्राफ का जो रेंज हो जाएगा वो बिलो द एक्स एक्सिस नहीं जा रहा है। तो रेंज अब हमारा कहां से कहां तक हो जाएगा बेटा? 0 से लेके इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये 0 ब्रैकेट इंक्लूडेड है, क्योंकि बेटा 0 वैल्यू हो सकती है, बिकॉज ये ग्राफ अगर आप लोग इक्वेशन पहचान पा रहे हो तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y बराबर x हो जाएगा, है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर एक्स स्क्वायर। तो बेटा जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी ना। जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी सर रेंज हमारा 0 से लेके इंफिनिटी होगा। ठीक है सर, यहां देखते हैं। यहां पर आप नोटिस करोगे तो सर ये x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। डन है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। आप अगर यहां पर नोट करोगे तो आप मुझे बोलोगे कि सर ये एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहा है सर? इंफिनिटी तक। और मिनिमम वैल्यू एक्स एक्सिस में कहां तक जा रहा है सर? माइनस के इंफिनिटी तक। यानी इस कंडीशन में भी डोमेन क्या हो जाएगा दोस्त? इस कंडीशन में डोमेन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो जाएगा सर। लेकिन रेंज की बात करें तो इस रेंज की मैक्सिमम रेंज कहां तक जा रही है सर? मैक्सिमम रेंज यानी कि मैक्सिमम वैल्यू y की जो बन रही है वो बेटा 1 तक बन रही है। और मिनिमम वैल्यू जो y की बन रही है बेटा वो कहां तक बन रही है सर? वो माइनस के 1 तक बन रही है। यानी ये जो फंक्शन है ये सर हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो कहां तक आ रही है सर? माइनस के 1 से लेके 1 तक आ रही है, और दोनों इंक्लूडेड है। ग्राफ आप लोग जानते हैं कि सर ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है ना। किसका ग्राफ है सर? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। तो ग्राफिकली हम लोग डोमेन और रेंज को कुछ इस तरीके से देखते हैं।
अब ये सर हमारे लिए ग्राफिकली समझना क्यों जरूरी था? क्योंकि ग्राफिकली जब आप इन चीजों को समझोगे तो आप एक बेहतर तरीके से टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कवर कर पाओगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र करते हैं और फिर आगे चलते हैं कि सर ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट ये तो ग्राफिकली समझ में आ गया, वेन डायग्राम में भी समझ में आ गया। अब सर और क्या है डोमेन रेंज में? अब बेटा रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या है सर? रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप स्कैन करेंगे तो सबसे ज्यादा सवाल डोमेन और रेंज पे ही पूछे जा रहे हैं। तो डोमेन और रेंज को निकालने के लिए बेटा तैयार हो जाइए। कैसे? बेटा देखो, तीन बातें वो आपको बताता है कि तीन बातों का खासा ध्यान रखें, सतर्क रहें। और जैसे पहला, ए बी और सी, ये तीन बातों का आप लोग फोकस करना है। पहली बात में वो क्या बोल रहा है कि सर अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन जैसा एक्सप्रेशन है, फ्रैक्शन जिसमें पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में अगर कोई ऐसा फंक्शन हमें दिया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा वो सर नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कभी भी कोई भी फ्रैक्शन के अपॉन में अगर आप जीरो रख दोगे तो वो बेटा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी वहां पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हम कहते हैं कि सर जो डिनोमिनेटर है वो बस जीरो नहीं होना चाहिए। यानी आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में कौन है सर? डिनोमिनेटर में gx है और ये gx क्या होना चाहिए सर? जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये मेरा डोमेन का कंडीशन है। एग्जाम्पल बेटा देखो ऐसे हम लोग ले सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? ये देखिए, पहले वाले के ऊपर मैं अगर आपसे ये कहूं कि सर एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है? x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा हुआ है। ये आपके पास एक फंक्शन है। वो आपसे पूछता है कि सर मुझे बताइए इसका डोमेन कितना होगा। तो हमने कहा सर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे सर फ्रैक्शन के केस में ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट सर जीरो नहीं होना चाहिए। बस ये जीरो नहीं होना चाहिए। यानी सर इसे फैक्टराइज कर देंगे तो ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 में टूट जाएगा और ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी सर x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और सर x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। सर ये तो समझ में आ गया, नहीं होनी चाहिए, -1 और -2 नहीं होनी चाहिए। तो होनी क्या चाहिए सर? वो भी तो बताओ। तो हमने कहा सर हमें सब जगह पता लग गया कि क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि सर डोमेन अगर मुझे ढूंढना है तो मैं डोमेन बोल दूंगा कि इस फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू रख लो, यानी कंप्लीट रियल नंबर लाइन कैन बी योर डोमेन, बट आप सिर्फ -1 और -2 को नहीं रख सकते। तो मैंने रियल नंबर्स के सेट में से -1 और -2 एलिमेंट्स वाले सेट को हटा दिया कि बस आप ये दो एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते, बाकी आपका कंप्लीट रियल नंबर लाइन कैन बी द पॉसिबल डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। डन है? बिल्कुल समझ में आ गया कि सर कभी भी डिनोमिनेटर दिखे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को नॉन जीरो बनाना होगा। ये हमारा डोमेन का रेस्ट्रिक्शन होगा। चलते हैं अगला क्या बोलता है सर? अगला हमसे ये बोल रहा है कि सर अगर अंडर द स्क्वायर रूट वाला कोई ऐसा फंक्शन दिख जाए जो कि अंडर द स्क्वायर रूट में रखा हो, तो उसके अंदर जो फंक्शन है वो बेटा एक नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेटा अगर गलती से नेगेटिव हो जाए तो वो एक इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म देगा। अब हम लोग जब भी फंक्शन को पढ़ते हैं तो बेसिक लेवल पे हम लोग उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, यानी कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो रियल वैल्यू होनी चाहिए, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए माय लॉर्ड, इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम बोलेंगे कि सर फंक्शन के अंदर जो भी अंडर द रूट के अंदर जो भी फंक्शन आ रहा है उसको सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी नॉन नेगेटिव नंबर हमें रखना होगा। सर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे दोस्त। एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं कि सपोज करो आपने कहा सर एफ एक्स बराबर हमारे पास अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा कोई एक्सप्रेशन रखा हुआ है ना। तो आप कहेंगे सर मुझे इसका डोमेन बताना है। बेटा डोमेन बताना है तो मैंने कहा कि ये जो अंडर द रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ये कैसा होना चाहिए? ये बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कैसा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आप कहोगे सर इसे फैक्टराइज कर देंगे तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आप वेवी कर्व मेथड को जानते हैं बेटा, वेवी कर्व मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1 आ जाएगा और इस पर जब हम लोग वेव बनाएंगे तो वेव में सर इधर प्लस आ जाता है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। सो इट मींस सर मेरे को पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए था ना, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
तो सर ग्रेटर देन तो इधर मिल रहा है, सर ग्रेटर देन इधर भी मिल रहा है, जीरो बेटा इधर मिलेगा और जीरो बेटा इधर मिलेगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए। तो हम बोलेंगे सर अब हमारा डोमेन क्या होना चाहिए, अब हमारा डोमेन होना चाहिए माइनस के इंफिनिटी से लेके माइनस के 2 पर सर जीरो इक्वालिटी होल्ड करेगा, यूनियन बेटा माइनस के 1 पर इक्वालिटी होल्ड करेगा, तो यहां पर इंफिनिटी तक। ये मेरा अब डिजायर्ड डोमेन हो जाएगा इस सवाल का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे को अगर पता है तो वो किसी भी क्वेश्चन में रुकेगा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर जाएगा, है ना। तो ये लीजिए बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब जो आखिरी फंक्शन है उसको थोड़ा सा फोकस करिए बेटा। आखिरी वाली कंडीशन ये बोल रहा है कि सर अगर मेरे को लॉगरिदम के फॉर्म में ऐसे दिया जाए तो लॉगरिदम फॉर्म के अंदर हमारा जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू कैसा होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं fx वो सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 3 बातें ध्यान रखनी है। तो ये 3 बातों को सर ध्यान रखने के साथ साथ एग्जाम्पल में लगाकर दिखा दो तो और थोड़ा बेटर हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। तो लीजिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि तीसरे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि सपोज करो fx बराबर हमारे पास लॉगरिदम, नीचे बेटा बेस में मैं आपको x-2 दे देता हूं और यहां पर बेटा मैं x+1 दे देता हूं, ठीक है, x+1 दे देता हूं। सो यू विल से दैट, या फिर x+1 की जगह पे मैं ले लेता हूं 3 - x ले लेता हूं, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ऐसा कुछ है ना। तो अब हम बोलेंगे कि सर ये जो हमारे पास बेस वैल्यू है, ये बेस वैल्यू है, इसके लिए 3 पार्ट्स को ध्यान रखिएगा बेटा। पहला पार्ट कि सर ये जो बेस वैल्यू है ये हमारे पास कैसा होना चाहिए सर, सबसे पहले तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी इसका मतलब सर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। हाँ ठीक है, x वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा यही जो बेस वाला पार्ट है ये सर इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, यानी सर x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। हाँ, x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तीसरा पार्ट सर ये जो वैल्यू वाला पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि ये भी सर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब सर x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात हमें समझ में आ जाती है। अगर मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, सपोज करो 5 - x लिख देता हूं, तो यहां पर भी चेंज आएगा सर, ये भी हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो नए से लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा सर, ये जो 5 - x है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब सर x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। हाँ सर, अब इन 3 बातों को बेटा हम लोग नंबर लाइन पे जज करेंगे। ये देखिए, ये हो गया नंबर लाइन, ये नंबर लाइन है तो इधर माइनस के इंफिनिटी हो जाएगा, इधर इंफिनिटी हो जाएगा। सर यहाँ पर 2 की बात हो रही है, 3 की बात हो रही है और 5 की बात हो रही है, इन 3 पॉइंट्स की बात हो रही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सर x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ओपन डॉट और इस तरफ लगा देंगे, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो गई। सर x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर मैं ओपन डॉट बना दूंगा, 3 इक्वल टू नहीं है। सर ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो यहां पर अगर मैं इसको शेड करूं तो 5 से छोटी यानी कि ओपन डॉट और इस तरफ हो जाएगा, ये हमारा x लेस देन 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, x लेस देन 5 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है सर, अब मुझे ये तीनों कंडीशन एक साथ चाहिए, यानी मुझे इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट है दोस्त। किसकी रिक्वायरमेंट है सर, इंटरसेक्शन की। और इंटरसेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो बेटा इंटरसेक्शन आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा जो तीनों के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा हूं। सर तीनों के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहा होगा तो अब मेरा डोमेन यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब मेरा डोमेन हो जाएगा माइनस ये 2 से लेके 3 तक, लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है तो 2 से लेके 3 तक। ठीक है, फिर सर 3 इंक्लूडेड नहीं है तो यूनियन 3 से लेके 5 तक, ये सर मेरा डिजायर्ड डोमेन हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को बेसिक बात अच्छे से समझ में आ जाती है ना, सभी को क्लियर। तो अगर यहां तक हमें बात समझ में आ जाती है तो हम लोग चल सकते हैं रेंज की तरफ। तो रेंज हमें क्या कह रहा है सर, रेंज ये कहता है कि रेंज निकालने के लिए कोई अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। रेंज निकालने के लिए कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने जो जो शर्तें डोमेन निकालने के दौरान निकाली लगाई, वही शर्तें आपको रेंज के लिए भी करना है, लेकिन एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन ये कि अब आप ये सारी चीजें x को लेकर नहीं करेंगे, ये सारी चीजें आप y को लेकर करेंगे। तो y को लेकर कैसे करेंगे,
y को लेकर करना है तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, y बराबर एफ एक्स के फॉर्म में आपको एक फंक्शन मिलेगा, उस फंक्शन को हम लोग मैनिपुलेट करके उसमें से y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सॉरी x की वैल्यू निकालेंगे, तो वो फंक्शन बन जाएगा x बराबर f इनवर्स y। क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। एंड देन उसके बाद यही सारी जो रिजल्ट्स हैं वो हम लोग लगाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि ये क्वेश्चन अगर करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली डोमेन तो शायद से थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन रेंज में उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन पूछा जाता है सो दैट वो आप सॉल्व कर सके इन द टाइम के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे सवालों का रेंज निकाले बैठ जाएंगे कि सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। नहीं, एग्जाम को फोकस करो बेटा, एग्जाम आपको एग्जाम निकालना है या फिर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का हर एक पॉइंट आपको ऐसे कि मैथमेटिशियन बनना है, मैथ्स ऑनर्स करनी है या फिर पीएचडी लेवल तक की पढ़ाई करनी है, वो करना है। नहीं, हमारा टारगेट क्या है सर, एनडीए एग्जाम निकालना। तो एनडीए भी समझता है कि एक क्लास 12th पास किए हुए बच्चा या फिर एक अपीयरिंग स्टूडेंट कितना उससे पूछा जाना चाहिए, कितना उसको पता होना चाहिए, उस लेवल को मेंटेन रखेगा। और सबसे बड़ी बात, उसे 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर भी तो सॉल्व करवाना है। अगर हर एक सवाल को ही हम लोग रेंज के क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो बेटा वो एक गलत डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप देखेंगे कि सर किस तरीके के क्वेश्चन रेंज में पूछे जा रहे हैं तो वो बहुत इजी लेवल के होते हैं। मैं उनमें से एक डिफिकल्ट वाला आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। चलिए यहां देखेंगे सर, एक डिफिकल्ट एग्जांपल देखिए रेंज के अंदर कैसा होता है। सपोज कीजिए आप लोगों को दिया गया एक एग्जांपल के अंदर कि हमारे पास एफ एक्स फंक्शन जो है वो दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया गया। ऐसा कोई फंक्शन आप लोगों को दिया गया, ठीक है सर, ये एक इजी क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग इसे, ठीक है। अगर आपको आता है, नहीं आता है तो जरा ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है सर, मुझे इसका रेंज निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसे y बराबर मान लेता हूं, ठीक है सर, y बराबर मान लिए। अब ये y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मैं चाहता हूं कि आप x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y। कैसे, देखिए बेटा, इसे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से स्प्लिट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर y बन जाएगा। ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं तो बेटा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 1 उधर जाके बेटा प्लस के 1 बन जाएगा, ठीक है सर। स्क्वायर रूट उधर भेजेंगे तो बेटा x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट y प्लस 1 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 प्लस माइनस अंडर द रूट y प्लस 1 हो जाएगा। ये 2 नहीं होगा सर, माइनस के 2 होगा, तो लेट मी करेक्ट दिस। तो ये x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए बेटा वो फंक्शन हमें y की वैल्यू दे रहा था, अब ये फंक्शन हमें x की वैल्यू दे रहा है। अब हम इसी x की वैल्यू में से देखेंगे कि सर डोमेन वाली कौन सी रेस्ट्रिक्शन यहां पर लग रही है। आप कहेंगे सर अंडर द रूट वाली रेस्ट्रिक्शन लग रही है। अंडर द रूट वाली रेस्ट्रिक्शन लग रही है तो ये y प्लस 1 कैसा होना चाहिए सर, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए, और यही मेरा रेंज डिफाइन करेगा कि सर अब इस क्वेश्चन में मेरा रेंज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। आप बोलोगे कि सर रेंज होगा -1 से बड़ा, यानी -1 पर इक्वालिटी होल्ड है और इंफिनिटी तक आ जाएगा। सो दिस इज द डिजायर्ड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। मुद्दा समझ में आ रहा है कि सर डोमेन और रेंज का काम तो सेम ही है, हम निकालेंगे बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन जो मेजर डिफरेंस ये है कि मुझे एफ एक्स को बेटा इनवर्स फंक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसे वाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद डोमेन वाले सभी रेस्ट्रिक्शंस को मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो अगर मुद्दा समझ में आ गया है तो बढ़िया से इसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस में आप लोगों को डेफिनेटली करवाऊंगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके सर, अब हम लोग जा रहे हैं बेटा 1 मेनी वन फंक्शंस, यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहां से टाइप ऑफ फंक्शन एक बार क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारे सवाल टाइप्स ऑफ फंक्शन पर भी बनते हैं। इसके लिए मैं आपको और भी बेहतर तरीके दूंगा, लेकिन पहले आप इनका मतलब समझें मेरे साथ। मतलब समझना है तो बेटा यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आया हूं, इन एग्जाम्पल्स के मदद से हम लोग इनके बीच में मेजर डिफरेंस को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो अपने दिमाग में याद रख लो कि सर अगर कोई फंक्शन 1 है तो वो मेनी वन नहीं होगा, और अगर कोई मेनी वन है तो 1 नहीं होगा, यानी ये एक दूसरे के उल्टे उल्टे मतलब होते हैं। 1 का उल्टा मेनी वन का उल्टा 1 है ना। तो ये याद रखेंगे कि इफ अ फंक्शन इज 1 देन इट इज नॉट मेनी वन, इफ अ फंक्शन इज मेनी वन देन इट इज नॉट
वन वन। वन वन बेटा इसके नाम से देखो कितना खूबसूरत नाम रखा गया है, वन वन। वन वन मतलब सर, वन वन मतलब क्या होता है सर? वन वन का मतलब होता है वन प्री इमेज, वन प्री इमेज, वन इमेज, वन प्री इमेज, वन इमेज। और ये खासकर क्या होता है बेटा, वन वन इसीलिए नाम रखा गया कि एक प्री इमेज का एक ही इमेज होगा, ठीक है। और मेनी वन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर? मेनी प्री इमेज, वन इमेज। नहीं समझ में आया? जरा ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिए इस चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो बेटा देखो यहां पर वन से आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। यानी एफ में अगर हम लोगों ने वन डाला होता तो सर आंसर ए आता। सर एफ में अगर हम लोगों ने टू डाला तो भी देखो बेटा आंसर ए आ रहा है, वो टू डालने पर भी आंसर ए आ रहा है। तो बेटा यहां पर हम लोग बोलेंगे कि सर मेनी, मेनी प्री इमेजेस, और इसे मैं बोलूंगा वन इमेज, है ना बच्चे? यही बोलूंगा ना मैं कि सर मेनी प्री इमेज एंड वन इमेज। तो मैं इस तरीके के फंक्शन को क्या बोलूंगा सर? मैं इस तरीके के फंक्शन को बोलूंगा मेनी वन। क्या बोलूंगा बच्चे? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी ये नॉट वन वन फंक्शन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉट वन वन फंक्शन, क्योंकि मेनी प्री इमेजेस से सर एक ही इमेज बन रही है, तो दिस इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, है ना। दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं सर। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दोगे तो आप कहोगे कि सर वन डालने पर वी आ रहा है, टू डालने पर ए आ रहा है, थ्री डालने पर डी आ रहा है और फोर डालने पर सी आ रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पे हर एक प्री इमेज का अपना एक इमेज है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सर? वन वन बोलेंगे, क्योंकि वन प्री इमेज वन इमेज, वन प्री इमेज वन इमेज, वन प्री इमेज वन इमेज, वन प्री इमेज वन इमेज। यानी इसे हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं सर? वन वन फंक्शन बोल सकते हैं। अब ये नॉट मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नॉट मेनी वन हो जाएगा। इसे एक और लैंग्वेज में बेटा, थोड़ा और थ्योरेटिकल लैंग्वेज में अगर हम लोग कहें तो वन वन फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां लिखा हुआ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलें सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान देंगे तो देखो बेटा वन की इमेज वन है, ए है, टू की इमेज डी है, थ्री की इमेज बी है और फोर की इमेज ई है। तो सर अगेन ये वन वन है, यानी कोई भी प्री इमेज जो है दो या दो से ज्यादा प्री इमेजेस मिलकर सेम इमेज नहीं ला रही है, तो वन वन हो गया, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे तो सर वन की इमेज बी है, टू की इमेज सी है और फोर की इमेज क्या है? ए है। तो क्या मैं इसे वन वन बोल दूं? नहीं बेटा, इसे वन वन नहीं बोलिएगा, प्लीज इसे वन वन नहीं बोलेगा। हम लोग इसे बोलेंगे कि सर ये एक फंक्शन ही नहीं है। क्यों सर? ये फंक्शन ही क्यों नहीं है, ये भी तो बताओ। बेटा बताया तो था कि सर यहाँ पर देखो डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट बाकी रह गया जिसका हमें इमेज नहीं मिल रहा है। तो अगर डोमेन में कोई इमेज नहीं मिल रहा है, डोमेन किसी डोमेन का इमेज अगर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सर वो फंक्शन ही नहीं है। अब वो फंक्शन ही नहीं है तो मैं उसे वन वन और मेनी वन में क्या ही कैटेगराइज करूं, ठीक है। तो भैया आपको अगर वो बताना है, मान लो मेरे सामने एक बकरी खड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं उस बकरी के बारे में बताऊंगा कि अल्सेशियन बकरी, अल्सेशियन नाम का कुत्ता है या फिर ये लैब्राडोर है, तो आप बोलोगे सर पहले उसे बकरी से कुत्ता तो बनने दो, तभी तो आप बताओगे कि वो अल्सेशियन है या फिर लैब्राडोर है। तो सीधी सी बात है कि ये जो भी बना हुआ है ये सर फंक्शन ही नहीं है। अब ये फंक्शन हो तभी तो मैं बताऊंगा कि ये वन वन है या मेनी वन है। बात समझ में आ गई है ना? क्लियर है बेटा? सभी को समझ में आ गया? डन है? चलें आगे। सर वन वन मेनी वन समझ में आ गया, ओके। तो वन वन मेनी वन में क्या समझ में आया? वन इमेज वन प्री इमेज, यूनिक पेयर होना चाहिए। अगर कोई दो प्री इमेजेस एक इमेज को मैप कर रहे हैं तो सर वो क्या हो जाएगा? वो वन वन नहीं कहलाएगा, मेनी वन कहलाएगा। एक कंडीशन और बेटा किसी बच्चे के मन में कुलबुलाते हुए उठ रहा हो कि सर ऐसा हो सकता है क्या, आपने यहाँ पे 1 2 लिख दिया हो और यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया हो और आपने मैपिंग कुछ ऐसे कर दी हो, कैसे कि 1 की मैपिंग 1 से, 1 की मैपिंग 2 से और 2 की मैपिंग 3 से। तो बेटा इसके बारे में आप क्या बोलोगे? सर इसके बारे में भी आप बोलोगे कि सर ये भी एक नॉट फंक्शन है। क्यों सर ये फंक्शन क्यों नहीं है? बेटा ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। क्यों? क्योंकि सर एक वैल्यू डालने पर दो आंसर तो फंक्शन में आते ही नहीं है ना।
एक वैल्यू डालने पर फंक्शन में दो आंसर आते ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो हर तरीके से आप लोगों ने एक एक्सप्लेनेशन को देख लिया। अब हम चल रहे हैं ऑन टू फंक्शन की तरफ, तो देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू एंड इन टू फंक्शन बेटा यहाँ पर दो जो थियोरिटिकल वाला नाम है वो भी मैं लिख देता हूं कि ऑन टू फंक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। इन टू फंक्शन को कुछ नहीं बोला जाता है, ठीक है, उसे हम लोग नॉट सरजेक्टिव बोल देंगे। जैसे वन वन का उल्टा मेनी वन और मेनी वन का उल्टा वन वन होता है, ऐसे ऑन टू का उल्टा इन टू और इन टू का उल्टा ऑन टू हो जाएगा। यानी एक दूसरे के नॉट लगाए कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन टू है, और अगर कोई फंक्शन इन टू नहीं है तो वो ऑन टू है। डन, ठीक है। अब समझिए ऑन टू क्या कहता है। ऑन टू ये कहता है कि सर को डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए, को डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए, बस इतना ही कहता है। सुन ली मेरी बात, को डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली ना रह जाए। यानी कि यहां से टेस्ट करना शुरू करते हैं सर, यहां से टेस्ट करना शुरू करते हैं और देखते हैं। यहां देखो बेटा, ये कोडोमेन का एलिमेंट है, इसकी मैपिंग यहां हो रही है, इसकी मैपिंग इसके साथ हो रही है। सर ये भी कोडोमेन का एलिमेंट है, इसकी मैपिंग और इसकी मैपिंग हो रही है। यानी सर कोडोमेन के दोनों एलिमेंट्स की मैपिंग हो रखी है। तो सर ये ऑन वन वन के साथ ये एक तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि सर ये वन रखने पर भी ए आ रहा है और थ्री रखने पर भी ए आ रहा है, तो ये वन वन के साथ बेटा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, है ना। बात समझ में आती है। मैं इसे फिर से लिख देता हूं कि सर दोनों की दोनों मैपिंग हो रही है, तो ये इस बात के सबूत हमें देता है कि सर ये एक ऑन टू फंक्शन तो है, प्लस सर यहां पर मल्टीपल डोमेन्स का सेम आंसर आ रहा है। ये मुझे सबूत क्या देता है कि ये सर एक मेनी वन फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर समझते हुए चलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू प्लस मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसमें आते हैं सर, यहां देखो ए की रिवर्स मैपिंग है, बी की रिवर्स मैपिंग है, लेकिन सी का सर रिवर्स मैपिंग हमारे पास गायब है। सी की रिवर्स मैपिंग हमारे पास गायब है। को डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिल गया जिसका सर उल्टा इमेज हमें नहीं मिल रहा है, प्री इमेज नहीं मिल रहा है। तो सर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि सर ये एक इन टू फंक्शन हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। प्लस प्लस बेटा आप लोग देखोगे कि सर वन डालने पर बी आ रहा है और थ्री डालने पर भी बी आ रहा है, तो ये इनटू के साथ साथ कैसा फंक्शन हो जाएगा बेटा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। आई होप बातें समझ में आ रही हैं, है ना, बातें समझ में आ रही हैं। चलें आगे देखते हैं सर, आगे ध्यान से देखें कि सर देखो यहाँ पे ए का रिवर्स इमेज है, बी का है, सी का है, डी का है, सबका रिवर्स इमेज है सर। और अगर सबका रिवर्स इमेज है मेरे दोस्त, सबका चारों के चारों का रिवर्स इमेज है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि सर ये एक ऑन टू फंक्शन है। यहां देखोगे बेटा वन का इमेज यूनिक है, टू का इमेज यूनिक है, थ्री का इमेज यूनिक है और फोर का इमेज यूनिक है, तो बेटा ये वन वन भी हो जाता है। यानी ये ऑन टू के साथ साथ वन वन फंक्शन हो जाता है। तो दोनों तरीके का फंक्शन हम लोग इसे बोलेंगे। यहां आइए बच्चे, यहां देखेंगे सर यहां पर हमारे पास सभी के सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज हमारे पास अवेलेबल है, तो सर ये एक ऑन टू फंक्शन तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर 3 और 4 का देखो बेटा सेम इमेज आ रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा मेरे दोस्त, दिस इज मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि कब हम लोग ऑन टू, कब हम लोग मेनी वन, कब हम लोग इन टू और कब हम लोग वन वन बोलेंगे। तो ये चारों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। लेकिन सर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछे जाते वन वन और ऑन टू के ऊपर, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा सोचिए और समझिए कि एक्चुअली क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए पहले पेज को ले आता हूं अपनी डिजायर्ड जगह पर, ठीक है। यस, तो अब ध्यान दें कि सर हमें क्या बताना चाहते हैं, जो ग्राफिकली हम लोगों को काफी मदद करेगा वन वन ऑन टू फंक्शन को पहचानने के लिए। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है बेटा जब आप इस तरीके से अप्रोच करते हैं, है ना। इस तरीके से जब आप अप्रोच करेंगे तो एक बेटर आप लोगों को रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। तो देखें, चलिए देखते हैं। सर ये किसका फंक्शन है, ये हमारे पास y बराबर x का फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स। सर ये किसका फंक्शन है, ये y बराबर एफ एक्स स्क्वायर यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये किसका फंक्शन है सर, y बराबर साइन एक्स का फंक्शन है, जो कि एफ एक्स बराबर
साइन एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। तीनों फंक्शन के ग्राफ मौजूद हैं। अब बच्चा इस चीज को मेरे साथ साथ तब तक समझना है जब तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो अभी के लिए यहां पर फोकस करें कि सर अभी जो फंक्शन है अगर मैं उसे डोमेन ऐसे डिफाइन करता हूं, कैसे? फंक्शन को मैं रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन करता हूं। मैं यहां पर भी फंक्शन को रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन करता हूं। मैं यहां भी फंक्शन को रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन करता हूं। तो आपने पता है एक काम किया, और वो काम क्या किया कि जब आपने डोमेन और कोडोमेन को सेट किया तो आपने अपना पूरा रियल नंबर लाइन एक्स एक्सिस पे पकड़ लिया, ठीक है, और आपने अपना पूरा रियल नंबर लाइन बेटा वाई एक्सिस में पकड़ लिया। बात समझ में आ रही है? पूरा रियल नंबर लाइन आपने एक्स एक्सिस में भी ले लिया, यानी माइनस के इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक वाई की वैल्यू जा रही होगी और इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी तक एक्स की वैल्यू जा रही होगी, क्योंकि आपने डोमेन भी आर ले लिया और आपने कोडोमेन भी आर ले लिया। आपने अपने ग्राफ की जो सीमाएं हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में रियल नंबर तक खोल दी। अपनी सीमाएं दोनों में रियल नंबर्स तक एक्सपैंड कर दिया अपनी सीमाओं को। अब बेटा हमें क्या करना होता है? अब हमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज करनी होती है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज। क्या? कि हमें एक्स एक्सिस से पैरेलल हमें लाइन खींचनी होती है। एक्स एक्सिस से पैरेलल खींच के बताएं सर। देखो एक्स एक्सिस से लाइन पैरेलल खींचूंगा तो कहां खींचना है बेटा? आपको खींचना है अपने कोडोमेन के अंदर रहते हुए। कहां रहते हुए? कोडोमेन में रहते हुए आपको खींचना है बेटा, कोडोमेन में रहते हुए। यानी कि सर मैं जो लाइन खींचूंगा वो लाइन कोडोमेन में सर ये माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक मैं कहीं भी खींच सकता हूं। हाँ बेटा, माइनस इंफिनिटी से लेके आप इंफिनिटी तक कहीं भी ये लाइन खींच सकते हो। आपको बस एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचनी है। खींच ली सर आपने कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन कहां से कहां तक था सर? कोडोमेन हमारा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक था। तो इसके अंदर आप लोगों को पैरेलल लाइन खींचनी है। तब आप यहां से जज करोगे कि सर ये पैरेलल लाइन ने कितनी बार कट किया ग्राफ को। आप कहोगे सर यहां एक बार किया, यहां सर एक बार किया, यहां सर एक बार किया, यहां सर एक बार किया। अगर ये ग्राफ को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दिस इज 1-1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा सर? अगर एक ही बार कट कर रहा है तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जब मैं x की वैल्यू यहां पर कुछ डाल रहा हूँ सपोज करो, तो सर y की वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही होगी, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि x की एक वैल्यू डाल रहा हूं तो सर एक ही वैल्यू आ रही है, मल्टीपल आंसर्स नहीं आ रहे हैं, है ना? तो ये बात यहां तक समझ में आ जाती है। तो सर क्या ये 1-1 फंक्शन होगा? बेटा मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों को, आपने अपने डोमेन की सीमाओं को बहुत बड़ा कर दिया है, यानी आपने माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक आपने बड़ा कर दिया है। तब आप मुझे बोलोगे कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन खींचता हूं तो लीजिए बेटा एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन मैं ऐसे खींच सकता हूं, है ना सर? मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ऐसे खींच सकता हूं सर। मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ऐसे भी खींच सकता हूं, क्योंकि मेरा कोडोमेन जो है वो सर माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? तो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक आपने सभी जगह लाइन खींच लिया सर, खींच लिया। अब आप देखोगे कि सर ग्राफ ने यहां पर 2 बार काटा सर, 2 बार काटा। यानी सर x1 की वैल्यू जब हम लोगों ने 2 डाली तब भी 4 आया, और जब x1 की वैल्यू में -2 डाली तब भी 4 आया। यानी सर इस तरीके के ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? जब मिनिमम 2 बार कट जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे सर? मेनी वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज मेनी वन फंक्शन, है ना? आगे बढ़ते हैं सर। यहां पर भी सर आपने अपने कोडोमेन को माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक खोल रखा है। तो सर अगर मैं पैरेलल लाइन अपने कोडोमेन में ड्रॉ करना चाहता हूं तो एक ये हो जाएगा मेरे दोस्त, है ना सर? एक ऐसे करके इसको काटते हुए ऐसे अगर मैं बनाऊं तो ये एक बना लिया सर। एक ऐसे नीचे से काटते हुए बना लेता हूं, और एक मैं काफी नीचे बना लेता हूं। यानी कहीं भी बना सकते हो बेटा, आपको कोडोमेन में बनाना है। बस इतनी सी कंडीशन याद रखिएगा, कोडोमेन से बाहर नहीं जाना है, ठीक है? अब नोट करोगे कि सर इसने देखो ग्राफ यहां पर 1 बार काटा सर, 2 बार काटा सर, 3 बार काटा, और अगर ये ग्राफ को पूरा बनाया जाए तो ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा बेटा, इनफिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो सर एक से ज्यादा बार कट कर रहा है ना, तो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? मेनी वन बोलूंगा। तो ये हुआ बेटा ग्राफिकल तरीके से 1-1 और मेनी वन को पहचानने का तरीका। तो सर ऑन टू कैसे पहचानेंगे? ऑन टू के लिए ये है कि क्या जो आपने पैरेलल लाइन बनाई
उसने ग्राफ को कोडोमेन के अंदर कट किया? नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, शब्दों को लिख लो कि क्या जो हमने पैरेलल लाइन बनाई उसने कोडोमेन के अंदर ग्राफ को कट किया? अगर आपका आंसर यस है तो यस वो ऑन टू है, और अगर यस नहीं है तो आपका आंसर ऑन टू नहीं इनटू हो जाएगा। जैसे यहां आप देखोगे कि सर हाँ इसने यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, मैं कहीं पर भी लाइन बनाता वो कट जरूर करता, जरूर करता। ऐसी कोई लाइन मैंने नहीं मतलब बना के मैं कोशिश भी करूं तो ऐसी कोई लाइन नहीं बना सकता जो इस ग्राफ को कट ना करे। तो आप बोलोगे कि सर ये एक इनटू नहीं ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा बेटा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कट कर रहा है हर जगह पर। यहां नोटिस करें कि सर देखो इसने यहां कट किया, यहां कट किया, सर इसने यहां भी कट किया, यहां भी कट किया, सर लेकिन यहां देखो यहां इस वाली लाइन ने ग्राफ को कहीं पर कट नहीं किया, इस वाली लाइन ने ग्राफ को कहीं पर कट नहीं किया। तो सर अगर ये लाइन जो है ग्राफ को कट नहीं कर रही है तो मैं इसे बोलूंगा बेटा इनटू। क्यों? क्योंकि सर ये ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन हो गया। कोडोमेन के अंदर एक ऐसी लाइन थी जिसने ग्राफ को कट नहीं किया, तो सर इनटू हो गया। डन है? क्लियर? बात क्लियर? ठीक है, आगे देखिए सर, आगे देखते हैं। सर इसने ग्राफ को यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, यहां पर भी कट किया, यहां पर भी कट किया, यहां पर भी कट किया, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स कट किया। लेकिन सर देखो ये वाली लाइन हमें दिख रही है, सर ये वाली लाइन ने क्या किया? इसने ग्राफ को तो कट ही नहीं किया। सर अगर इसने भी ग्राफ को कट नहीं किया तो मैं इसे क्या बोलूंगा? इसे मैं इनटू फंक्शन बोल डालूंगा। ठीक है, इसे भी इनटू फंक्शन बोल डालूंगा। तो ये थे बेटा हमारा कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऐसे फंक्शन के बारे में बात करें जो कि 1 1 या ऑन टू नहीं है, लेकिन हम लोग उसे बनाना चाहते हैं कि सर वो 1 1 और ऑन टू हो जाए। तो ऐसे कौन से तिगड़म लगाएं कि वो 1 1 और ऑन टू बन जाए? तो ये कैसे हो सकता है सर? कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो वो हमेशा नहीं होगा। नहीं बेटा, यही तो कैच है। कैच क्या है कि बेटा ये जो डोमेन और रेंज हम लोगों ने, सॉरी डोमेन और कोडोमेन जो डिफाइन किया है ना, ये डिसाइड करता है कि फंक्शन 1 1 होगा या ऑन टू होगा या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल दूं, जैसे पहले वाले में तो सर R2R लिखा हुआ है तो कोई परेशानी ना है, कोई परेशानी ना है, कोई परेशानी ना है सर। तो इसमें अगर मैं इस वाले को स्किप कर दूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। इस वाले पे आ जाइए बेटा। अब मैं ना फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो मैं कर देता हूं कि सर फंक्शन को मैं रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स से पॉजिटिव रियल नंबर तक ही बनाना चाहता हूं। कैसा बनाना चाहता हूं सर? पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक बनाना चाहता हूं। तो पॉजिटिव रियल नंबर्स को अगर मैं ड्रॉ करूंगा मेरे दोस्त, तो आपका कुछ हिस्सा ना डिलीट हो जाएगा। कि सर अगर मैं R प्लस ही बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले आप लोग जानते हो R प्लस कौन सा एरिया होता है सर? R प्लस हमारा ये वाला एरिया होगा, यानी 0 से बड़ा वाला नंबर, और R प्लस सर यहाँ पर हमारे पास 0 से बड़ा वाला नंबर होगा। यानी हमारा ग्राफ जो होगा वो सर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी R प्लस से R प्लस में बनेगा, ना नीचे जाएगा ना लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, ओके सर, यहां तक समझ में आ गया। तो हम लोग कुछ पार्ट को डिलीट कर देंगे कि सर ये वाला ग्राफ जो है यहां से ये डिलीट हो जाएगा, ये ग्राफ डिलीट हो जाएगा। कि सर हम लोग यहां पर नहीं बनाएंगे क्योंकि उसने मुझे साफ साफ बोल दिया है कि हमारा जो ग्राफ है वो सर R प्लस पर ही बनेगा। R प्लस पर बनेगा, इसका मतलब आपका डोमेन जो है वो बेटा 0 से लेके इंफिनिटी तक आपका डोमेन हो जाएगा। और सर कोडोमेन R प्लस है तो आप लोग कहोगे 0 से लेके सर इंफिनिटी तक हो जाएगा, है ना? 0 से लेके इंफिनिटी तक यहाँ डोमेन भी सेट कर दिया सर, कोडोमेन भी सेट कर दिया। डन है। अब सर जो मैं लाइन बनाऊंगा वो मैं कोडोमेन पर बनाऊंगा, कोडोमेन पर। तो कोडोमेन क्या मैं यहां लाइन बना सकता हूं? नहीं बेटा, मैं यहां लाइन नहीं बना सकता क्योंकि उसने मुझे बोला कि कोडोमेन R प्लस है, यानी वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अब नेगेटिव जगह पे लाइन क्यों बना रहे हो? नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते, नहीं बनाते। चलो, तो हमने कहा सर पॉजिटिव वाले पे तो लाइन बना लूं, लीजिए बना लीजिए बेटा, पॉजिटिव वाले पे लाइन बना लिया। सर यहां बना लूं, बना लो बेटा। सर यहां बना लूं, बना लो बेटा, बना लो, है ना? तब आप देखोगे कि सर ये ग्राफ को हमेशा एक बार ही काट रहा है। जब एक ही बार काट रहा है तो सर अब मैं इसे 1 1 बोल सकता हूं। अरे हाँ सर, अब तो ये 1 1 हो गया, पहले नहीं हो रहा था, है ना?
पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बेटा हमारा डोमेन जो था वो रियल नंबर था, यानी तब हमारा ग्राफ जो था इधर भी बन रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे r प्लस पे डिफाइन किया तो सर अब ये ग्राफ इस तरफ नहीं बनेगा ना, सिर्फ इस तरफ बनेगा। और सिर्फ इस तरफ बनेगा तो सर वो सिर्फ एक ही बार काट रहा है, और ये हर बार काट रहा है ना, कोई ऐसी लाइन तो नहीं बची सर जिसमें नहीं कट रहा है। तो सर ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू भी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि सर मैंने एक ऐसा फंक्शन जो वन वन भी नहीं था, ऑन टू भी नहीं था, मैंने उसे वन वन और ऑन टू बनाया जस्ट बाय चेंजिंग द डोमेन एंड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस। बढ़िया। चलो यहां देखते हैं सर, यहां पर अगर मैं फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, इसके डोमेन और फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं, डोमेन और कोडोमेन को, मैं कहता हूं कि सर इसका डोमेन जो है उसे अगर आप लोग माइनस के पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक अगर आप डिफाइन करते हैं, ये अपना डोमेन रख देते हैं, और इसका जो रेंज है बेटा वो माइनस के 1 से लेके 1 तक रख देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो सर ग्राफ हमारा मिटना शुरू हो जाएगा। कहां से बेटा, ये वाला पार्ट आपका मिट जाएगा, क्योंकि माइनस पाई बाई 2 हमारा किधर आता है सर, इससे ऑब्वियसली ये काफी नीचे है, तो मैं ये वाला पार्ट भी इरेज कर देता हूं। अब माइनस के पाई बाई 2 यहीं तक आपका लाई करेगा मेरे दोस्त, है ना, यहीं तक लाई करेगा, और ये ग्राफ यहां से भी मिट जाएगा बच्चे। ये लीजिए, ये मिट गया ग्राफ सर। अब मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो, है ना, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये सर माइनस के पाई बाई 2 पर है, और ये वाली लाइन जो देख रहे हो ये सर पाई बाई 2 पर है। किस पर है? पाई बाई 2 पर है। और मेरा जो रेंज सेट किया गया है सर, रेंज, या रेंज बोलो या कोडोमेन बोलो, तो कोडोमेन कितना सेट किया गया है मेरे दोस्त? आप बोलोगे सर कोडोमेन -1 to 1 सेट किया गया है, यानी कि मैं जो कोडोमेन सेट करूंगा बेटा वो -1 से -1 के बीच में होगा, तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है सर, और ये हो गया हमारा -1, ठीक है सर। यानी अब जो मैं लाइनें ड्रॉ करूंगा वो लाइनें सर मैं सिर्फ इन्हीं के बीच में ड्रॉ करूंगा, मैं ना इससे ऊपर ड्रॉ करूंगा ना मैं इससे नीचे ड्रॉ करूंगा। तो अब अगर मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी तो ये हो गया, यहां एक लाइन ड्रॉ करी तो सर ये हो गया। तो आप कहोगे सर जितनी मर्जी लाइनें बना लो, काटेगा तो ये सिर्फ एक ही बार, काटेगा तो सिर्फ एक ही बार। इसका मतलब सर अब ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, और सर ये कम से कम एक बार तो काटेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सर, ऑन टू भी हो जाएगा। लीजिए बेटा, यहां पर देख सकते हैं कि डोमेन और कोडोमेन को अगर मैं रेस्ट्रिक्ट नहीं करता तो इसका ग्राफ ऐसे बनता, और अगर मैं डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। और ये कोडोमेन और डोमेन लेने पर मेरे पास फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग अपना दिमाग भी खर्च कर सकते हो इन चीजों को और एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैंने ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, मैंने ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में पकड़ा दिया। अब आप इस ब्रह्मास्त्र का कैसे इस्तेमाल करते हो, किस तरीके से, कहीं ये ना हो कि अब वो ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर ही फोड़ लो, नहीं करना है बेटा। थोड़ा सा समझदारी से जब आप इनको धीरे धीरे हर तरह के क्वेश्चंस में लगाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कितना मजेदार कॉन्सेप्ट सर ने बता दिया, और क्या कूल तरीका बता दिया फंक्शन को 1 1 या ऑन टू पहचानने के लिए। डन है? ठीक है भाई, ठीक है सर, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा उन फंक्शन को कहा जाता है अ फंक्शन विच इज both 1 1 and onto is called bijective function। ये तो पहली चीज आपको याद होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चों को ये याद भी होगी। मैं फिर भी लिख कर दे रहा हूं कि हाँ कोई बच्चा अगर नहीं मालूम है या फिर पहली बार अगर इसे पढ़ रहा है तो उसे ये चीज याद होनी चाहिए कि कोई फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों है तो उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और इसमें डबल स्टार लगवा दो सर, एक तो है ना, डबल स्टार लगवा दो। कौन सा डबल स्टार लगवा दें बेटा? यहाँ देखना, यहाँ पर मैं ये एक स्टार लगा के दे रहा हूं, और फिर अब आप इसे ध्यान से सुनिए कि इसमें मैं कौन सी बात बोल रहा हूं। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि ओनली bijective functions have its inverse। ठीक है बेटा, ये स्टार मैंने लगा दिया है, क्यों लगाया है आपको समझ में आया होगा।
कि सर को अच्छा लग रहा होगा इसलिए बनाया होगा, है ना, ऐसा कोई रीजन रहा होगा, सर को ये स्टार पसंद आया होगा, या फिर स्टार ये जो सर ने अभी अभी एक्सप्लोर किया होगा इसलिए बना दिया। ना बेटा, आपके काम के लिए बनाया है कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन के ही इनवर्स निकलते हैं, यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो भी उसका इनवर्स नहीं होगा, अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो भी उसका इनवर्स नहीं होगा, केवल बाइजेक्टिव फंक्शन यानी जो 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे सिर्फ उन्हीं का इनवर्स निकल सकता है। तो इसीलिए ये वाला खेल मैंने आप लोगों को खेलना सिखाया कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है और फिर भी आपको उसका इनवर्स चाहिए तो पहले बेटा उसका डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट करना सीख लो, ठीक है। चलो ये भी आ गया सर। अब यहां पर देखिए बेटा 1 1 ऑन टू अगर है या नहीं है तो ये चीज तो सर अब हम लोग जज करना जानते हैं, इतना अच्छे से आपने बताया। यहाँ देखो बेटा ए की मैपिंग सिर्फ 2 से हो रही है, बी पी की मैपिंग 4 से, सी की मैपिंग 1 से, डी की मैपिंग 3 से हो रही है। इट मीन सर ये 1 1 फंक्शन है, हाँ सर ये 1 1 फंक्शन है ना, 1 1 फंक्शन है। सर सभी एलिमेंट्स की मैपिंग हो रखी है कोडोमेन के अंदर, तो सर ये ऑन टू है, हाँ सर ऑन टू है, यानी ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। ये कैसा फंक्शन है सर, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलरली बेटा यहां पर आप लोग देखोगे तो ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसे, देखो 1 से सी, 2 से ए, 3 से डी, 4 से बी, ये भी सर 1 1 फंक्शन है और ये एक कैसा फंक्शन है सर, बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो सर दोनों में 1 1 फंक्शन भी मिल रहा है और सर ऑन टू फंक्शन भी मिल रहा है, यानी दोनों के दोनों कैसे फंक्शन है सर, बाइजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन नोट क्या किया बेटा आप लोगों ने इसके अंदर, नोट किया आप लोगों ने, सर नोट ये करना था कि ये फंक्शन ए से लेके बी तक जा रहा है, तो ये फंक्शन जो है सर बी से लेके ए तक जा रहा है, ये फंक्शन ए से लेके बी तक जा रहा है और एक फंक्शन बी से लेके ई तक जा रहा है। तो क्या सर, तो क्या, तो ये कि बेटा अगर मैं एफ वाले फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो आप बोलोगे कि सर एफ फंक्शन क्या होगा, ए से 2 जा रहा है, कितना जा रहा है सर, ए से 2 जा रहा है, बी से क्या जा रहा है सर, बी से हमारे पास 4 जा रहा है, सी से 1 जा रहा है, सी 1 हो जाएगा, और डी से कितना हो जाएगा बेटा, डी से हमारे ख्याल से 3 हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो डी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो फंक्शन आप देखोगे बच्चे, वो दूसरे वाले फंक्शन में आप डिफरेंस को पहचानो कि बेटा अब ये ना a2 की जगह 2a लिखा हुआ है, ये b4 की जगह 4b लिखा हुआ है, ये 1c लिखा हुआ है और ये 3d लिखा हुआ है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो क्या मैं इसे f इनवर्स बोल सकता हूं मेरे दोस्त, क्या मैं इसे f इनवर्स बोल सकता हूं? तो अगर ये मेरा फंक्शन f है तो ये बेटा इसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि सर अगर a जो है वो 2 के पास जा रहा है तो यहां पर 2 जो है बेटा वापस a के पास चला जाता है, वापस a के पास चला जाता है। सिमिलर पैटर्न में आप ये भी देखो कि सर b अगर 4 के पास जा रहा है तो 4 जो है वापस बेटा b के पास चला जाता है। तो दिस इज द साइन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, कि इनवर्स फंक्शन में सर डोमेन और कोडोमेन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी पहले डोमेन ए था कोडोमेन बी था, तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन अब बी बन जाएगा और कोडोमेन ए बन जाएगा, ये एक्सचेंज हो जाते हैं डोमेन कोडोमेन इन द इनवर्स फंक्शन। एक और खूबसूरत एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं तो वो आपको और मजेदार लगेगा। जैसे आप इधर देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मैं लिखता हूं, सपोज पहले एग्जांपल में मैं लिखता हूं कि एफ एक्स फंक्शन जो है वो सर e की पावर x फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन जो है वो हमारे पास लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम x है, ठीक है। अब आप जानते हैं मेरे दोस्त क्या चीज, देखिए पहले देख लीजिए, है ना, बना लेता हूं फिर उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि सर अगर ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है तो जो y बराबर या एफ एक्स बराबर e की पावर x का ग्राफ है बेटा वो कुछ इस तरीके से बनता है ना, ऐसे करके बनता है। ये किसका ग्राफ है सर, y बराबर e की पावर x का ग्राफ है, ये दिस इज y बराबर e की पावर x का ग्राफ। और जो लॉगरिदम का ग्राफ होता है मेरे दोस्त वो कुछ ऐसे बनता है, कैसे सर, ये हमारे पास किसका ग्राफ है सर, ये y बराबर नेचुरल लॉग का ग्राफ है। ओके सर, ठीक है। मैं अगर इनके डोमेन और कोडोमेन डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आप कहोगे सर y बराबर e की पावर x का डोमेन जो है इसकी मिनिमम वैल्यू x एक्सिस में माइनस इंफिनिटी है और y एक्स एक्सिस में मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी है, तो इसके लिए डोमेन कितना हो जाएगा सर, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर।
इसका रेंज कितना हो जाएगा सर? ये फंक्शन जो है ना, ये देखो हमेशा जीरो से ऊपर ही बन रहा है, जीरो से, ये इधर जीरो होता है ना, तो सर जीरो से ऊपर ही बन रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा सर जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं होता है, तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब यहां आ जाइए सर, लॉगरिथम फंक्शन को जब आप देखोगे तो इसके x की वैल्यू जो है बेटा देखो जीरो से बड़ी आ रही है, इसके x की वैल्यू सिर्फ जीरो से बड़ी है, आप इसमें जीरो से छोटा नहीं रख सकते हैं, तो इस कंडीशन में डोमेन क्या हो जाएगा सर? जीरो से बड़ी वैल्यू रखनी है। ठीक है सर, और बेटा इसका रेंज देखो, इसका रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी वाई एक्सिस पे और पॉजिटिव इन्फिनिटी बेटा वाई एक्सिस पे मिलेगा जब ये ग्राफ ऊपर की तरफ चलता रहेगा। तो सर अब मेरा रेंज कितना हो जाता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो आप लोग देखोगे कि सर देखो डोमेन और रेंज क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। इसका डोमेन और रेंज जब आप एक्सचेंज कर दोगे तो देखो बेटा इसका डोमेन और रेंज बन जाता है। और ये दोनों के दोनों ग्राफ सर सिमेट्री कहाँ रखते हैं? सिमेट्री रखते हैं y बराबर x एक्सिस से। किससे सर? y बराबर x एक्सिस से सिमेट्री रखते हैं बेटा। ये देखो ऐसे करके, ये अगर ये जो लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी है, दिस लाइन इज y बराबर x एक्सिस, इसके x एक्सिस के इधर जैसा डायग्राम बन रहा है, x एक्सिस के उधर भी बिल्कुल वैसा ही डायग्राम बन रहा है। सर और कोई एग्जांपल है क्या ताजा ताजा? लो बेटा ताजा ताजा एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सब समझ में आएगा, सब कुछ समझाएगा मैं। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर सर ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सर अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता जो कि 1 1 होता, तो वो ग्राफ ऐसे करके बनता मेरे दोस्त, ऐसे करके, है ना। कहाँ से कहाँ तक बनता सर? माइनस के π/2 से लेके π/2 तक बनता। ये हम लोग अभी हम लोगों ने देखा था कि सर अगर इसे मुझे 1 1 बनाना है तो माइनस के π/2 से लेके π/2 तक बनाना पड़ेगा। डन है। और वहीं पर अगर आप लोग मेरे दोस्त क्या ग्राफ बनाते हो? आप लोग ग्राफ बनाते हो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बेटा ऐसे करके बन जाएगा, ऐसे यूं करके हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा, जो कि बच्चा कहां से कहां तक बनेगा सर? माइनस के π/2 से लेके π/2 तक तो रहेगा, लेकिन 1 से 1 तक बनेगा इस कंडीशन में। तो अब ये सिमेट्री कहां होल्ड कर रही है सर? सिमेट्री हमारी होल्ड कर रही है इस y बराबर x के हिसाब से ही सिमेट्री होल्ड कर रही है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो ये दोनों की दोनों सिमेट्री इस तरीके से होल्ड करवाएगी। तो एक ग्राफ येलो वाला ग्राफ कौन सा है सर? fx बराबर हमारे पास साइन x का ग्राफ है, जबकि ग्रीन वाला ग्राफ कौन सा है सर? ग्रीन वाला ग्राफ हमारे पास gx है, जो कि हमारे पास साइन इनवर्स x है, और इसका डोमेन और कोडोमेन भी सर एक्सचेंज हो जाता है। इस तरीके से y बराबर x पर ये सिमेट्री होल्ड करते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम की थी जो आपको समझनी थी कि डोमेन और रेंज हमारा इनवर्स फंक्शन में क्या होता है सर? एक्सचेंज हो जाता है। यही बाइजेक्टिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग कॉम्पोजिशन करना सीखेंगे। सर कॉम्पोजिशन करना सीखना है, कॉम्पोजिशन ये थोड़ा मजेदार चीज है। कॉम्पोजिशन को हम लोग इनवर्स के साथ सीखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, और वरना हम लोग उसे दूसरे तरीके से देख सकते हैं। चलिए देखें, पहले इसको समझें। देखिए ये चीज तो आप लोगों ने समझ ही लिया है कि सर ये अगर मेरा फंक्शन है तो ये सर मेरा इनवर्स फंक्शन है, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होता है सर? इन दोनों के बीच में क्या होता है? अगर मैं यहां पर एफ ओ एफ इनवर्स निकालना चाहता हूं, एफ ओ एफ इनवर्स, सर एफ ओ एफ इनवर्स के लिए मुझे जो भी वैल्यू डलती है वो पहले एफ इनवर्स में डलेगी, तब जाके यहां पर आंसर आएगा। सर एफ इनवर्स से वैल्यू उठाऊंगा तो 1 डाला तो आंसर क्या आया सर? सी आया। सर इसका मतलब एफ के अंदर क्या आंसर आ गया? एफ इनवर्स 1 डाला। क्या डाला मेरे बच्चे? एफ इनवर्स 1 डाला तो मेरे पास आंसर क्या आ गया सर? एफ सी बन गया। और सर सी एफ में डाला, एफ को एफ के अंदर सी डाला तो मेरे पास आंसर क्या आ गया सर? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। यानी ये कह रहा है, ये कहना चाहता है कि सर अगर मैं 1 डालता हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। आंसर 1 डालता हूं तो 1 आ रहा है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं इसको रिजल्टिंग फॉर्म में ऐसे करके दूसरा रिजल्ट डायरेक्टली लिखूं तो आप चेक कर सकते हो कि सर एफ के अंदर एफ इनवर्स में अगर मैं 2 डालता तो मेरा आंसर क्या हो जाता सर? 2 डालता तो मेरा आंसर यहां पर ए आ जाता, और अगर फंक्शन ए डालता तो यहां पर आंसर 2 आ जाता, है ना। ये समझ में आ रहा है? सर इसे उल्टा भी तो कर सकते थे। आपने एफ ऑफ एफ इनवर्स किया, क्या हम इसे ऐसे कर सकते थे कि एफ इनवर्स के अंदर बेटा मैं एफ में 1 डाल दूं, ये कर दूं? सर उसमें तो 1 डल ही नहीं सकता ना, अब तो हमें ए डालना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोगों ने ए डाला तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई सर? 2 आ गई। एफ ए की वैल्यू 2 आ गई, यानी एफ इनवर्स के अंदर आप क्या डाल दोगे? 2 डाल दोगे।
सर एफ इनवर्स के अंदर 2 डालोगे तो 2 से मैपिंग कितनी हो जाएगी सर, ए हो जाएगी, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि एफ इनवर्स के अंदर, एफ के अंदर बेटा बी अगर डालते हो तो बी डालने पर कितना आता है सर, बी डालने पर 4 आता है, यानी एफ इनवर्स के अंदर आप 4 डाल दोगे। सर एफ इनवर्स में 4 डालूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। यानी हमें एक चीज यहां पर नोट करने को मिलती है, अगर आप ये चारों चीजों को थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, है ना, अगर थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे तो आपको यहां पर एक कमाल की चीज समझ में आएगी। वो कमाल की चीज ये कि सर एफ ओ एफ इनवर्स एक्स जो होता है वो सर एक्स के बराबर होता है, यानी जो वैल्यू यहां डालोगे वही वैल्यू यहां आ जाएगी। या फिर एफ इनवर्स ओ एफ एक्स जो होता है वो भी सर एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी जो वैल्यू यहां डालोगे वही वैल्यू यहां आ जाएगी। तो ये था बेटा बाइजेक्शन, इनवर्स और कॉम्पोजिशन का मिक्सचर। क्या हो गया बेटा, मिक्सचर। वो मिक्सचर वाली नमकीन होती है, तो वो मिक्सचर वाली नमकीन को समझ लो कि ये है हमारा कंप्लीट मिक्सचर। अब ये सारी चीजों को हम लोग कंपाइल करके कहां चलेंगे सर, क्वेश्चन टाइम, है ना। चलें शुरुआत करें, लेट्स बिगिन। तो अब ये सारी चीजों को कंपाइल करने के बाद पहले हम लोग एक फाइनल लास्ट यहां पर कुछ फॉर्मूलों का सेट मैं आप लोगों को देना चाहता हूं बेटा। इसके लिए यहां पर आप देख लीजिए कि सर अगर Na बराबर P है और Nb बराबर Q है, ठीक है, ये दो चीजें हमें दी गई हैं, इन दो चीजों को कंडीशन में ध्यान में रखते हुए तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं सर, Q की पावर P होता है। नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होते हैं सर, QPQ होता है, QPP होता है। यहाँ पर इसे परम्यूटेशन लगा दीजिए बेटा, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बेटा थोड़ा सा भयानक फॉर्मूला है, लेकिन इसे मैं अभी तक इसके ऊपर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बेटा Q फैक्टोरियल होता है। ये 4 रिजल्ट आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इन चारों रिजल्ट्स पे से सिर्फ ऑन टू का छोड़ के बाकी किसी का भी सवाल आ सकता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये 4 में से 3 आपको गारंटेड याद होने चाहिए, ठीक है। चले सर अगले कॉन्सेप्ट यानी अब क्वेश्चन की बाजी शुरू करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला सवाल जो मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिखा वो ये कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वेयर ए इज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और बी जो है वो पी क्यू आर एस है, तो विच ऑफ द अबव रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। बेटा क्या बोल रहा है, आर नॉट फंक्शंस आपको पहचानना है। तो रिलेशंस तो सभी हैं सर, फंक्शन कौन सा नहीं है। तो बेटा सबसे पहले हमें डोमेन में बता दिया गया कि डोमेन जो है वो एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। अगर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड है तो सर इसमें u दिख रहा है, v दिख रहा है, w दिख रहा है, z दिख रहा है, एक्स वाई कहाँ है, तो सर ये फंक्शन नहीं है ना, नॉट फंक्शन। क्लियरली बोलूंगा सर ये फंक्शन नहीं है ना। अच्छा सर इसमें देखो u दिख रहा है, v दिख रहा है, w दिख रहा है, u दिख रहा है, v दिख रहा है, z दिख रहा है, सर इसमें भी एक्स वाई नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चे मेरे, ये भी नॉट फंक्शन हो गया सर। अगर ये दोनों मेरे नॉट फंक्शन है, बाकी में देखो बेटा ये u है, v है, w है, x है, y है, z है, सर u है, v है, w है, x है, y है, z है, और सबके सर यूनिक इमेज है, मतलब मल्टीपल बार वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब सर हमारा आंसर जो है वो सेकंड और थर्ड होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैसा हलवा सवाल था, जस्ट एक कंसेप्ट की तो जरूरत थी कि कब वो फंक्शन फंक्शन कहलाएगा, कब वो फंक्शन फंक्शन ना कहलाकर रिलेशन कहलाएगा। डन है, चलें अगले सवाल पे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर f1 2 3 से 4 5 तक डिफाइंड है, इज नॉट अ फंक्शन। सर ये एक नॉट अ फंक्शन है इफ इट इज डिफाइंड बाय, अगर इसे डिफाइन किया जाए इन तरीकों में से तो कौन सी बात इसको नॉट अ फंक्शन बोलती है। देखो बेटा हमारे पास डोमेन 1 2 3 दिया है, यानी 2 है, 3 है, 1 है, तो सर ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन है सर, ये फंक्शन है। इधर देखो बेटा 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, सर ये भी फंक्शन है ना, ये भी फंक्शन है। सर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, सर ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। इधर बेटा देखो 1 2 बार दे दिया, सर 2 2 बार दे दिया, सर 3 2 बार दे दिया, इसका मतलब सर एक ही वैल्यू डालने पर 2 आंसर्स आ रहे हैं, ये भी तो फंक्शन नहीं है सर, ये भी तो फंक्शन नहीं है, ये बेटा एक रिलेशन हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट फंक्शन, ये भी सर फंक्शन नहीं है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स एक ही डोमेन को इस्तेमाल करके डिफरेंट आंसर निकाले जा रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा,
चलें फिर अगले सवाल पे। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज। तो सर हमें ये बोला जा रहा है कि अंडर द रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए सर, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 3x² माइनस 4x प्लस 5 जो होना चाहिए सर वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये ग्रेटर देन 0 को बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि सर ये सिंप्लीफाई कैसे होगा। बेटा देखो फैक्टराइज तो हो नहीं सकता, तो मैं अगर इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो ये x² माइनस 4 अपॉन में 3x बन जाएगा और प्लस के 5 ऐसे रह जाएगा। इसे मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। यानी ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, और सर 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस के 4/3 तो 15, यानी प्लस के 11 अपॉन में बेटा 3 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया। सर हम लोग कुछ बातें जानते हैं कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कोई भी नंबर का स्क्वायर पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो सर ग्रेटर देन 0 होगा, और उसमें प्लस 1/3 11/3 करूंगा तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि सर ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये एक्सप्रेशन कैसा है सर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। हर रियल नंबर के लिए बेटा ये ग्रेटर देन 0 होगा। यानी सर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। यानी सर इसके अंदर चाहे आप x की कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और हमेशा पॉजिटिव होगा हमेशा का मतलब सर डोमेन क्या है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, यानी x बिलोंगिंग टू r यानी r इज द कंप्लीट डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। खत्म ये सवाल भी है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुश्किल क्वेश्चन मैं इसे कह सकता हूं, अबव द एवरेज लेवल का क्वेश्चन कह सकता हूं, लेकिन इतना भी नहीं था। दिमाग लगाएंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। चलते हैं सर अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर डोमेन ऑफ द फंक्शन बताइए। देखिए थोड़ा सा महंगा सवाल आ गया। यहां पर हमें दो चीजें दिख रही हैं सर, एक तो डिनोमिनेटर दिख रहा है और एक सर लॉगरिथम दिख रहा है। सर डिनोमिनेटर दिख रहा है तो इसका मतलब लॉगरिथम बेस 10 1 माइनस एक्स जो है ये कतई 0 नहीं होना चाहिए सर, कतई 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, लॉगरिथम वाले पार्ट में आते हैं तो लॉगरिथम की ये वाली वैल्यू जो है ये सर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यानी आप बोलोगे कि सर 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सर ये अंडर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है आप इसके लिए बोलोगे कि सर x प्लस 2 जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो तीनों कंडीशंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटे, अब इनको मैं सॉल्व करूंगा। ये 3 कंडीशंस इसके अंदर जो कि डोमेन को डिफाइन करने से रोकेगी उन तीनों को मैंने लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं सर, सॉल्व करते हैं बेटा। ये जो है 1 माइनस एक्स जो होगा बेस 10 उधर चला जाएगा तो नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0 होना चाहिए। यानी 1 माइनस एक्स जो होगा वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू जो है वो सर 0 नहीं होनी चाहिए। ये यहां से रिजल्ट आ गया। सर x को अगर इधर ले जाएंगे तो 1 शुड बी ग्रेटर देन x हो जाएगा, यानी x शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन आ गई सर। इसे इधर ले जाएंगे तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, यानी यही मेरी कंडीशन आ जाती है। ये तीनों मुझे एक साथ चाहिए सर, तीनों मुझे एक साथ चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, है ना, नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो दिस इज माइनस की इंफिनिटी, दिस इज इंफिनिटी। सर हमें पॉइंट कितना मिल रहा है, एक तो 0 1 और -2 की बात हो रही है। -2 इधर ले लेते हैं, 0 इधर ले लेते हैं, 1 इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसने बोला कि सर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसने बोला 1 से छोटी होनी चाहिए। सर 1 से छोटी होनी चाहिए मतलब 1 से छोटी इस तरफ होनी चाहिए, हाँ, लेकिन सर 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर होल बना दो। ठीक है सर, ये क्या बोलता है सर, x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, -2 से बराबर या बड़ी होनी चाहिए। तो इधर बेटा मैं भरा हुआ गोला बनाऊंगा और -2 से बड़ा इस तरफ होना चाहिए। अब सर मुझे इसका कॉमन रीजन ढूंढना है, तो कॉमन रीजन बेटा यहाँ से लेके ये वाला रीजन मेरा इंटरसेक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। यानी सर अब मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन हो जाएगा कि सर x मस्ट बिलोंग टू -2 से लेके 0, -2 से लेके 0, 0 नॉट इंक्लूडेड क्योंकि ओपन डॉट है, तो यूनियन सर 0 से लेके 1 और वो भी दोनों के दोनों ओपन इंटरवल में, तो 0 से लेके 1। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये भी सवाल खत्म हो गया भाई, बढ़िया। कितने आसान तरीकों से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन देखने में आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होते नहीं है बेटा। आसान सवाल होते हैं, आसानी से क्रैक कर सकते हो।
जस्ट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द कॉन्सेप्ट। डन। चले अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सर अब आया ना बढ़िया सवाल, ठीक है। रेंज ऑफ द फंक्शन बोल रहा है तो आप इसे इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिखना पसंद करूंगा बेटा, y प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, y को उधर ले आओ, तो बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर y माइनस 1 बचेगा और दूसरी साइड बेटा माइनस वाई बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर जो होगा बेटा वो माइनस के y अपॉन में y माइनस 1 बन जाएगा। इसका मतलब सर x बराबर अंडर द रूट माइनस के y, अंडर द रूट माइनस के y अपॉन में y माइनस 1 बन जाएगा, है ना। बढ़िया सर बढ़िया, ठीक है सर ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बेटा मैं क्या करूंगा, मैं वेवी कर्व को आवाज लगाऊंगा, आ जा, है ना करके। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। सर एक हमारे लिए y के लिए 0 आ रही है और एक जगह पे 1 आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने चूक कर दी कि ये माइनस का साइन है बेटा, ये माइनस का साइन आपको चूकना नहीं है। दिस माइनस साइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये माइनस का साइन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सर, क्योंकि जब मैं यहाँ पर वेव बनाऊंगा मेरे दोस्त, तो जनरली हम लोग यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से एक माइनस दिया हुआ है तो मैं माइनस से स्टार्ट करूंगा। सो माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। अब इन बातों का ध्यान रखते हुए सर ये मैंने क्यों बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया कि सर एक तो अंडर रूट के अंदर है, इसका मतलब सर y अपॉन में y माइनस 1 कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेरी पहली रेस्ट्रिक्शन होगी यहां से, है ना। दूसरा सर डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है तो y माइनस 1 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दो चीजें हम लोगों ने ध्यान दे दी। इसका मतलब सर y बराबर 1 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, y बराबर 1 नहीं होना चाहिए। और ये हमें बता रहा है कि सर y और y माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है वो सर पॉजिटिव किधर मिलेगा, हमें इस वाले रीजन में मिलेगा। यानी y जो होगा वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक बेटा, 0 इसमें इंक्लूडेड रहेगा लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो इनको मिलाकर अगर मैं आंसर करूंगा, इन दोनों को मिलाकर अगर मैं आंसर करूंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा सर 0 से 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0 इंक्लूडेड बट 1 नॉट इंक्लूडेड, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर है, मजा आ रहा, मजा आना चाहिए। इतनी मेहनत, इतना एनर्जी, इतना समय और मजा ना आए ये तो कोई बात नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको समझ में आएंगे, एकदम से नहीं। एकदम से तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि इनमें कौन कौन से कैच हैं जो आपको पकड़ने होते हैं, कौन सी छोटी छोटी बातें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। वो तब तैयार होता है जब आप खुद से इच्छा करते हैं इस चीज को करने की, है ना। चले अगला सवाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ एक्स कॉस 2x माइनस साइन 2x। बेटा इसके लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिक होती है, वो ये कि सर अगर a cos x प्लस बी साइन x लिखा हुआ है, अगर a cos x प्लस बी साइन x लिखा हुआ है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेटा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा वो माइनस के अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो अब अगर हम लोग ध्यान दें कि सर यहाँ पर cos 2x हमें दिया गया है और माइनस साइन 2x दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि सर a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है और b की वैल्यू सर माइनस के 1 आ जाती है ना। ये ऐसा कुछ फंक्शन बन जाता है। तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस के अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। डन है। तो ये क्या हो जाएगा सर, माइनस के रूट 2 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी सर, रूट 2 हो जाएगी। ये फंक्शन को यहीं पर लिख देंगे cos 2x माइनस साइन 2x। ठीक है सर। तो सर इसका रेंज कितना हो गया, सर इसका रेंज यानी जो भी फंक्शन है वो रेंज हमारा माइनस के रूट 2 से लेके रूट 2 तक डिफाइंड है। सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री बेस था, ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग करेंगे तब मैं इस चीज के बारे में और डिस्कशन करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी करवा दिया कि अगर बाई चांस आप लोग फंक्शंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो और ये क्वेश्चन देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ऐसा कुछ तो हम लोगों को नहीं आया था, आपने कैसे करवा दिया। तो ये एक ट्रिक है, ये एक डिजायर्ड रिजल्ट होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप लोग याद रख लीजिए बेटा, ये आपके बहुत काम आ सकता है। जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन सेट हो तो आप लोग यहाँ पर इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। डन है। चले सर अगला सवाल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर x, ठीक है,
यहां पर ध्यान से देख लो बेटा, नॉन जीरो रियल नंबर बता रहा है, यानी ये बोल रहा है कि एक्स रियल नंबर तो है बट वो जीरो नहीं है बेटा, जीरो नहीं है, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉड्यूलस एक्स दे रहा है, तो रेंज बताना है। अरे वाह सर, मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्स जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, नेगेटिव एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। यानी सर अगर मैं इसे x अपॉन में मॉड्यूलस x सॉल्व करना चाहता हूं तो यहां पर हम लोग कहेंगे सर इक्वल टू जीरो तो मना कर दिया, यानी ये बन जाएगा x अपॉन में पॉजिटिव x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी और x अपॉन में नेगेटिव x जब x की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। यानी सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 जब x ग्रेटर देन जीरो होगी और ये -1 बन जाएगा जब x लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब सर इस फंक्शन के सिर्फ दो ही वैल्यूज आ रहे हैं, दैट इज एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, यानी हमारा जो रेंज होगा उस रेंज के अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज अपीयर करेंगी। कौन कौन सी? या तो सर 1 या तो -1। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सर? नल सेट नहीं, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट नहीं सर, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना? समझ में आया? इजी कॉन्सेप्ट, इजी तरीकों से क्वेश्चन को उड़ा देना है। जस्ट इसके लिए क्या चाहिए सर? वो ज्ञान चाहिए, वो सही ज्ञान चाहिए जो इन तरह के क्वेश्चंस को आपको रिलेट करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलें अगला सवाल देखते हैं और क्या दिया हुआ है सर। ये देखो एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये कह रहा है कि सर एफ एक्स वाई अगर एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है, एफ एक्स प्लस एफ वाई के बराबर है, तो ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सर सभी को चेक कर लो, अगर आपको याद है तो आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हो। पॉलिनोमियल फंक्शंस तो बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होता है जिसमें साइन एक्स वाई अगर करेंगे तो वो साइन एक्स प्लस साइन वाई बन जाएगा, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होता है, तो ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सर e की पावर अगर एक्स वाई करेंगे तो ये एक्चुअली e की पावर में x की पावर बेटा y होता है, तो सर ये एक्चुअली प्लस में नहीं बदलेगा, ये प्लस में नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा तो ये बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ये नॉट इक्वल टू है, तो सर ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट लॉगरिथम फंक्शन में देखिए बेटा, लॉगरिथम फंक्शन में जब हम लोग लॉग एक्स वाई लिखते हैं तो ये सर लॉगरिथम x प्लस लॉगरिथम y में लिखा जाता है, यानी ये इस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल लॉगरिथम फंक्शंस। क्लियर? ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशंस होती हैं, ये आप याद रख सकते हैं या फिर आप इनको एग्जाम्पल लगा लगा कर इनमें वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर एफ आर टू आर डिफाइन किया है, देखो डोमेन और कोडोमेन डिफाइन कर दिया गया और आपको एफ एक्स बराबर ये दे दिया जा रहा है, तो मुझे बताइए कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो मैं कहूंगा सर ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। सर आपने कैसे बता दिया इतनी तेजी से? तो बेटा ये है प्रैक्टिस, ठीक है, ये वो प्रैक्टिस है जिस तपस्या के बारे में मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो तपस्या है कि सर हम लोगों ने ना 3 की पावर -x का ग्राफ मेंटली बना रखा है। 3 की पावर, जैसे 3 की पावर x का ग्राफ बेटा ऐसे बनता, 3 की पावर x का ग्राफ ऐसे बनता एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लेकिन सर हमें तो 3 की पावर -x का ग्राफ बनाना है, तो 3 की पावर -x का ग्राफ जो होगा ना बेटा ऐसे नीचे जाने वाला ग्राफ होगा, यानी दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर 3 की पावर -x। ओके सर, ओके। हमें डोमेन और रेंज कहां तक रख दिया गया सर? हमारा डोमेन भी -∞ से लेके इंफिनिटी तक रखा गया है सर, हमारा रेंज भी इंफिनिटी और -∞ के बीच में रखा गया है, यानी सर मैं पूरे कोडोमेन के अंदर क्या कर सकता हूं सर? कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। हाँ बेटा करो ना, ये देखो कर दिया सर, ये देखो कर दिया जी, ये देखो कर दिया जी, पूरे कोडोमेन में मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। सर कोडोमेन में जब मैंने लाइन ड्रॉ किया तो इसने यहां पर एक ही बार काटा, इसने यहां पर भी एक ही बार काटा, तो सर ये हर बार एक ही बार काटेगा, तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो गया सर, है ना, ये 1 1 तो हो गया। लेकिन सर यहां वाली लाइनों को अगर आप फोकस करोगे तो ये जो है कर्व को नहीं काट रही है सर, नहीं काट रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग इसे इनटू बोल देंगे, यानी ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन ना होकर ये 1 1 इनटू हो जाता है, तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर कि ये 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है ना? क्लियर है? बढ़िया। चले फिर अगले सवाल में, दूसरा सवाल ठोको सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है सर? हमें दे रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। द फंक्शन जो है वो सेट ए से रियल नंबर पर डिफाइन कर रहा है,
सेट ए हमें कहां से कहां दे रहा है बेटा, माइनस के π/2 से π/2 तक दे रहा है। और सर एफ एक्स क्या दे रहा है, tan x दे रहा है। अरे मेरे बच्चे tan x का ग्राफ जानते हो आप लोग, चलो जल्दी से बनाते हैं सर tan x का ग्राफ, जल्दी से बना दीजिए सर, जल्दी से, ज्यादा देर नहीं है हमारे पास, पकोड़े खाने जाना है। ओके तो बेटा यहाँ पर मैं माइनस के π/2 ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूँ कि ये वाली लाइन x बराबर माइनस π/2 से डिनोट हो रही है और ये वाली लाइन जो है x बराबर π/2 से डिनोट हो रही है। तो tan x का ग्राफ जो होगा बेटा ऐसे करके यूं करके बेटा ऊपर चला जाता है और इन्फिनिटी को टच करता है, और ये यहां से बेटा नीचे चला जाता है और यहां से बेटा माइनस इन्फिनिटी को टच करता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। यानी सर हमें जो डोमेन दिया गया था वो डोमेन माइनस π/2 से π/2 यानी यहां से लेके यहां तक का डोमेन दिया गया था, माइनस π/2 से लेके π/2 तक का ही डोमेन दिया गया था। ठीक है सर, यानी मैं इसके आगे और इसके पीछे कहीं ग्राफ नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा सर, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। और हमें कोडोमेन जो दिया गया वो बेटा पूरा रियल नंबर लाइन दिया गया, यानी माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक पूरा कोडोमेन हमें दिया गया है। यानी सर अगर मैंने यहां पर लाइंस बनाने स्टार्ट किए तो लीजिए बेटा, क्या मैं यहां लाइन बना सकता हूं, हाँ ठीक है। क्या मैं यहां लाइन बना सकता हूं, हाँ। क्या मैं यहां लाइन बना सकता हूं, हाँ। क्या मैं यहां लाइन बना सकता हूं, हाँ। तो बेटा जहां जहां आपने लाइन बनाया तो अब आप खुद ही नोट कर सकते हो कि सर इसने यहां पर एक बार काटा, यहां पर एक बार काटा, यहां पर भी एक बार काटा, यहां पर भी एक बार काटा। सर कहीं पर भी लाइन बनाता वो एक ही बार काटता, तो इसका मतलब सर ये 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया। लेकिन सर ये ऐसा कोई भी लाइन हमें नहीं मिला जिसने ग्राफ को नहीं काटा हो ओवर द कोडोमेन। तो सर हर लाइन काट रही है, हाँ बेटा हर लाइन काट रही है, इसका मतलब सर ये ऑन टू भी हो जाएगा। और अगर ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है तो मैं सिर्फ इंजेक्टिव या सब्जेक्टिव ना बोलकर बेटा बाइजेक्टिव पर टिक लगाऊंगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बढ़िया सर, ये कलाकारी बहुत बढ़िया कर रहे हो, तो आप भी करो ना बेटा, आप भी करो, आपको भी मजा आएगा। आप भी जब इस कलाकारी के साथ इस तरीके से क्वेश्चन को धाराशायी कर रहे होगे तो एक अलग ही लेवल का सुकून होगा बेटा, अलग लेवल का सुकून। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो बेटा आर से आर तक आपको डोमेन दिया गया है और कोडोमेन दिया गया है, आपसे इंजेक्टिव पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखें बेटा आर से आर तक दिया गया है। मैं चारों फंक्शन के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे ग्राफ तैयार करता हूँ सो दैट आप लोग आराम से समझ पाए। पहला फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स का फंक्शन है बेटा, एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, इसका ग्राफ हमारा बनता है कुछ इस तरीके से। ओहो, ये यहां से ऐसे करके इधर चला जाएगा और ये यहां से ऐसे करके इधर चला जाएगा। सो दिस इज द वाई बराबर मॉड्यूलस एक्स फंक्शन ग्राफ। ठीक है सर, यहां पर अगला ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चे। तो अगला ग्राफ क्या है सर, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ सर ऐसे करके बनता है, आपने अभी पैराबोलिक ग्राफ बनाया था, यूं करके बनता है ना। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अगला ग्राफ बेटा साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ आप सभी जानते हैं कैसा होता है, R2R बनाया गया सर, R2R। सर R2R बनाया गया तो ये ग्राफ ऐसे करके ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, ऐसे करके ये ग्राफ कंटिन्यू में बेटा यहां से कंटिन्यू में आ रहा है और वहां से कंटिन्यू में जा रहा है। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। लास्ट बेटा हमें क्या दिया गया है, लास्ट हमें y बराबर x दिया गया है, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स दिया गया है। यानी ये जो ग्राफ होगा बेटा ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव स्लोप वाली ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारे पास हो जाएगा। तो चारों ऑप्शंस के ग्राफ बन गए बेटा। चारों ऑप्शन में आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन इंजेक्टिव है, कौन इंजेक्टिव है। तो सर इसके कोडोमेन में कहीं पर भी लाइन बना लूं, क्योंकि हमें कोडोमेन क्या दिया गया था, रियल नंबर। यहां लाइन बना लो सर, यहां लाइन बना लो, दो ही काफी है बेटा इसके लिए, है ना। सर यहां लाइन बना लो, यहां लाइन बना लो, दो ही काफी है सर। ठीक है, यहां लाइन बना लो, यहां लाइन बना लो सर, दो ही काफी है। यहां लाइन बना लो और यहां लाइन बना लो तो सर दो ही काफी है, काफी है। तो आप लोग साफ साफ बोलोगे कि सर इसने 2 बार काट दिया तो ये कैसा फंक्शन है बेटा, मेनी वन फंक्शन है ना। सर इसने भी 2 बार काट दिया तो सर ये भी कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है सर, सर इसने कितनी बार काटा ये तो पता नहीं कितनी बार काटेगा सर, आगे भी पता नहीं कितनी बार काटेगा, तो ये सुपर मेनी फंक्शन है। तो अब बेटा सुपर मेनी फंक्शन नहीं, मजाक कर रहा हूं, सिर्फ मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, ये सर देखो हमेशा एक ही बार काट रहा है, तो चाहे जितने भी लाइन बना लो बेटा एक बार काटेगा। सो ओनली दिस इज द 1 1 फंक्शन। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डन है बेटा, ग्राफिकल मेथड काफी हेल्पफुल हो रहा है। अब ये सारी चीजें कितने बेहतर तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो, इनको यूज कर पा रहे हो और आंसर आपके 100% सही निकल कर आएंगे। चलें अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर द फंक्शन एफ एक्स बराबर लॉग दिस इज इन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। बेटा देखो इवन फंक्शन क्या होता है मैं सब बता देता हूं यहाँ पर। इवन फंक्शन जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसकी ये होती है कि कोई फंक्शन में अगर x की जगह पे -x रखा जाए और वो फिर भी fx के बराबर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन बोलेंगे। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं सर? ऑड फंक्शन में सेम डेफिनेशन होती है ऑलमोस्ट, जिसमें कहते हैं कि अगर f के अंदर -x से रिप्लेस किया जाए तो वो नेगेटिव ऑफ fx के बराबर आता है। और सर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बेटा, हर कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि सर कोई भी फंक्शन में अगर x के बाद प्लस t किया जाए, टाइम पीरियड किया जाए या पीरियड किया जाए, तो वो वापिस से fx के बराबर आ जाता है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम लोग इवन, ऑड और पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। सर ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका चांस ही नहीं है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, तो इसे तो पहले ही काट दो। इवन और ऑड के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा, तो चलिए चेक करते हैं कि सर अभी मेरे को fx बराबर दिया गया है लॉग में x प्लस, तो -x करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा लॉग, यहां बन जाएगा -x और प्लस अंडर द रूट बेटा -x का स्क्वायर x² ही होगा, +1 बन जाएगा। ये बन गया, ठीक है सर। अगर मैं इसे रेशनलाइज कर देता हूं मेरे दोस्त, रेशनलाइज कर दूंगा तो रेशनलाइज करने पर क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर ये -x प्लस अंडर द रूट x² +1 हमें दिया गया है, मल्टीप्लाई बेटा क्या कर देंगे प्लस के x प्लस के अंडर रूट x² +1 आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा उल्टा लिखूं तो आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आएगा मेरे दोस्त, है ना। उल्टा लिख लेता हूं पहले कि सर ये अंडर द रूट x² +1 -x लिखा गया ना, इसे रेशनलाइज कर दो। तो आप रेशनलाइज कैसे करोगे? आप कहोगे कि सर अंडर द रूट x² +1 +x से मल्टीप्लाई, अंडर द रूट x² +1 +x से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा रेशनलाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा ऊपर ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? आपको मिलेगा सर x² +1 माइनस के x² मिलेगा, और डिनोमिनेटर में अंडर द रूट x² +1 +x मिलेगा। सर x² और x² कट जाएंगे। अब एक लॉ को याद रखो बेटा, ये लॉ याद रखो कि सर लॉगरिदम 1 में a जो होता है वो माइनस के log a के बराबर होता है। लॉगरिदम 1 जो होता है वो माइनस के लॉगरिदम a के बराबर होता है। तो क्या आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि सर ये माइनस के लॉगरिदम x प्लस अंडर द रूट x² +1 हो जाता है? अरे हाँ सर, ये अब तक आपने किसकी वैल्यू निकाली थी सर? f माइनस एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो आप कहोगे सर f माइनस एक्स जो है वो माइनस के fx के बराबर आ जाता है, यानी सर ये डेफिनेशन ऑड फंक्शन की सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम, लेकिन यकीनन काफी आसानी से आप लोग कर सकते हो। जस्ट कुछ बेसिक अलजेब्रा की जरूरत थी और नेक्स्ट आपको कुछ डेफिनेशंस की जरूरत थी, स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, उनकी मदद से आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हैं, है ना। चलें फिर अगले सवाल पे, चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है कि सर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन इज नेवर जीरो। सर नेवर जीरो, क्या पॉलिनोमियल फंक्शन जीरो होता है? हाँ सर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जीरो होता है? हाँ सर साइन जीरो जीरो होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो नहीं होता। लॉगरिथमिक फंक्शन जीरो होता है? हाँ सर जीरो होता है। log 1 तो जीरो होता है ना, log 1 जीरो होता है। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन जीरो जीरो होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सपोज करो x की पावर n है तो बेटा 0 की पावर n जो होगा वो जीरो हो जाएगा। लेकिन कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा e की पावर 0 रखो वो 1 होता है। कभी भी बेटा नेवर नेवर e की पावर x और a की पावर x, e की पावर x हो इज नेवर जीरो, या फिर बेटा a की पावर x हो इज नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता है। तो सर नेवर जीरो बताना था, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट कुछ बेसिक आइडिया, उसके ऊपर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज वेरी 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 इजी प्रॉब्लम। चलें अगले सवाल पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजेज ऑन दिस इंटरवल एंड cos x डिक्रीजेज ऑन दिस इंटरवल। तो बेटा इसके लिए मैं ग्राफिकल नॉलेज का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ देखिए सर, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। 0 to π/2 पर बोल रहा है बेटा, 0 to π/2 बोल रहा है, उससे ज्यादा मत बनाना अपने ग्राफ को, बनाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। सर 0 to π/2 sin x का ग्राफ सिर्फ इतना सा बनता है, वहीं पर 0 to π/2 सर cos x का ग्राफ जो है वो सिर्फ इतना सा बनता है बेटा, इतना बनता है ना। ये थोड़ा ऐसे करके यहां तक बनेगा, इतना ही बनता है sin x और cos x का ग्राफ। जब मैं
ग्राफ को सिर्फ 0 से लेके π/2 तक ही बनाऊंगा। तो बेटा ये येलो वाला ग्राफ किसका है सर? येलो वाला ग्राफ sin x का है, और ग्रीन वाला ग्राफ किसका है सर? ग्रीन वाला ग्राफ cos x का है। ठीक है सर, ओके। तो अब आप खुद ही नोट कर लो कि सर sin x ग्राफ जो है 0 से π/2 में नीचे की तरफ जा रहा है, यानी सर ये इंक्रीजिंग नहीं, कैसा है? sin x डिक्रीजेस बोल रहा है बेटा, sin x डिक्रीजेस यानी नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ सर नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने उल्टा कर दिया बेटा, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने ग्राफ गलत जगह लिख दिए, cos x का ग्राफ और sin x का ग्राफ चेंज कर दिया मैंने। चलो मैं दोबारा करता हूं कि ये बेटा ये cos x का ग्राफ हो जाएगा और ग्रीन वाला ग्राफ किसका हो जाएगा सर? sin x का ग्राफ हो जाएगा। गलती मत करना, ठीक है। cos x का ग्राफ सर डिक्रीज कर रहा है, sin x का ग्राफ आप लोग देख सकते हो कि सर ये इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल के अंदर। तो इसने बोला कि सर sin x का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इसमें सर गलत जवाब। cos x का ग्राफ सर इंक्रीज कर रहा है, गलत जवाब। तो हमारा नीदर 1 नॉट 2 यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन है ना? सिर्फ ग्राफिकल नॉलेज से आपने इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। जितना डोमेन बोला था उस डोमेन के अंदर चेक करना था, उससे बाहर बनाने की जरूरत नहीं, मतलब ही खत्म। चलें अगले सवाल पे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है कि सर fx अगर इतना है, gx अगर इतना है, तो फॉग इनवर्स कितना होगा? सर फॉग इनवर्स कॉम्पोजिशन और इनवर्स सबको मिक्स कर दिया। चलिए बेटा सबसे पहले हम लोग निकालते हैं FOGX, फॉग एक्स निकालते हैं। फॉग एक्स निकालेंगे तो सर f के अंदर क्या डाल देंगे? gx डाल देंगे। gx कितना है सर? gx हमारे पास x² - 1 है। कितना है? x² - 1 है, ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे सर? x² - 1 डाल देंगे। सर f के अंदर अगर x होता तो 3x + 10 है, f के अंदर x² + -1 है, तो ये 3x² - 1 + 10 हो जाएगा, जिसे सिंप्लीफाई करने पर ये 3x² + 7 आ जाएगा बेटे, सॉल्व करने पर। तो ये हो गया हमारे पास फॉग एक्स। कौन हो गया सर? फॉग एक्स हो गया। अब ये फॉग एक्स को ही अगर मैं बेटा y मान लेता हूं कि y बराबर 3x² + 7 है, तो यहां से x की वैल्यू निकालो तो आप कहोगे सर y - 7 अपॉन में 3 जो होगा वो x² के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो होगी वो √y - 7 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो बेटा ये स्ट्रक्चर अगर आप ठीक से लिखो तो आप ऐसे कहोगे कि सर x बराबर y - 7 अपॉन में 3 की होल पावर कितना हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ पर +7 हो रहा है तो ये गलत है, यहाँ +3 हो रहा है तो ये गलत है, यहाँ -3 हो रहा है तो ये गलत है। आपको क्या करना है? इसका इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए आपको x और y को बस एक्सचेंज कर देना है। x और y को एक्सचेंज कर दोगे तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स, या फिर इसे मैं साफ साफ बोलूं तो आप इसे बोलोगे FOG इनवर्स बोलोगे, FOG इनवर्स फंक्शन बोलोगे। तो आपको y की जगह पे सिर्फ x लिखना है, x - 7 अपॉन में 3 की होल पावर सिर्फ 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ आ गया? क्या करना है सर? हमें x की वैल्यू निकालनी है और जो फंक्शन आ जाएगा उसको हम वापस y को x लिख देंगे तो वो हमारा इनवर्स फंक्शन बन जाता है। या फिर आप सीधा स्ट्रक्चर को बेटा कॉमनली सोचो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर आपका किसके साथ मैच कर रहा है? सर इसी के साथ तो मैच कर रहा है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है ना, तो वही मेरा इनवर्स फंक्शन को रिसेंबल कर रहा होगा। जरूरी नहीं कि उसे लिख कर ही देखना है बेटा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, आंसर आ जाएगा। डन है? चलें फिर अगले सवाल पे। चलिए सर, ये हो गया हमारा आखिरी सवाल बेटा कॉम्पोजिशन के ऊपर। क्या कह रहा है कि सर f(x) हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, gx बराबर हमारा मॉड्यूलस x फंक्शन है। हमसे कह रहा है कि सर गॉफ -5/3 और फॉग -5/3 की वैल्यू निकाल के दीजिए। तो भाई सबसे पहले तो सर गॉफ निकालते हैं। सर गॉफ -5/3 निकालूंगा तो -5/3 बेटा कितना होता है? -1.67 के आसपास ये वैल्यू होगी। ठीक है सर, इसका मतलब मैं g फंक्शन के अंदर बेटा क्या डालूंगा? f फंक्शन यानी -1.67 डालूंगा। ठीक है सर, f फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यानी g फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1.67 आ जाएगा। तो सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -1 कितना हो जाता है? -1.67, ये हो जाता है -2 यानी यहाँ पर आ जाएगा -2। gx फंक्शन बेटा मॉड्यूलस है तो -2 का मॉड्यूलस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2। यहां से कितना आ गया सर? 2 आ गया। डन है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब सर मैं निकालना चाहता हूं FOG ऑफ -1.67, FOG है ना, फॉग ऑफ -5/3, यानी आप इसे निकालोगे तो सर f फंक्शन के अंदर आप g -1.67 डालोगे। ठीक है सर,
अब जी एफ फंक्शन के अंदर बेटा मॉडुलस में माइनस के 1.67 डालोगे, माइनस के 1.67, तो यू विल से दैट कि सर मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव बना देगा, तो जी फंक्शन में आप लोग माइनस नहीं प्लस 1.67 डालोगे, सो दिस इज प्लस 1.67, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1.67 डालोगे तो बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 1 दे देगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू माइनस करना है, तो दोनों वैल्यू को जब आप माइनस करोगे तो 2 - 1 बेटा 1 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 1 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन ये दोनों के ऊपर क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, साथ साथ इसको कॉम्पोजिशन के साथ काफी बार पूछा जाता है, तो ये उनमें से एक नमूना था जो बहुत ही अच्छा सवाल था, तो इसको ऐसे सॉल्व कर जाएंगे। चलिए, ये आखिरी सवाल था। हाँ सर ये आखिरी सवाल था। तो यहां पर हम लोगों ने सारी चीजें, चाहे वो डोमेन हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो 1 on 2 के क्वेश्चंस हो, चाहे वहां पर बाइजेक्टिव के साथ इनवर्स की बात हो, चाहे वो कॉम्पोजिशन की बात हो, हर तरीके के सवालों को मैंने यहां पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखाया, और मैंने कॉन्सेप्ट में सभी के सभी थियरी को बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया, साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ जुगाड़ यानी ट्रिक्स भी बताए। तो अब बेटा आपकी ड्यूटी क्या बनती है, क्या बनती है आपकी ड्यूटी, मुझे जरूर लिखकर बताएं कि आपकी ड्यूटी क्या बनती है। तो यहां पर मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने आप को सीरियसली अपने आप को आगे बढ़ने वाले रास्ते पर धक्का दें, ताकि आप लोग हर रोज चाहे जरा सा ही क्यों ना हो लेकिन हमेशा प्रोग्रेस के रास्ते पर चलें। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे बढ़िया तरीका फंक्शंस को समझने का, चाहे वो वेन डायग्राम की मदद से हो, चाहे वो ग्राफ की मदद से हो, चाहे वो डोमेन और रेंज की मदद से हो। तो इसी के साथ ये सेशन करते हैं यहाँ पर खत्म, मिलते हैं फिर अगले सेशन में, लेकर आएंगे और बढ़िया सेशंस। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।